नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मैं राहुल सिंह बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चे, एमपीपीएस पटवारी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे आ जाओ, क्लास में ऑनलाइन हो जाओ। सभी बच्चे जुड़ जाओ, शेयर कर दो। बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बायोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हमने बेटा सेल टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था कि टॉपिक सेल होता क्या है, किस प्रकार का होता है, सारी चीज हमने यहाँ से पढ़ ली थी बेटा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों से सभी बच्चे आ जाओ, लाइक करो, ऑनलाइन आ जाओ सभी बच्चे। आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम बेटा ग्लैंड है। ये चैप्टर बेटा है ना, पेपर में तो आता ही है, परंतु मानव के दैनिक जीवन में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये नहीं समझोगे ना तो आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन किस प्रकार होता है, आपके पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, आपकी पूरी बॉडी में हार्मोन्स कैसे जनरेट होते हैं, हार्मोन्स की किस प्रकार से कमी हो जाती है और जनरेट किस प्रकार होता है, वो सारी चीज पर क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। चले बच्चा, स्टार्ट करें क्लास को। चलेंगे बेटा। सबसे पहले ग्लैंड, ग्रंथियां क्या होती हैं या हार्मोन्स भी क्या होते हैं, ग्लैंड की बात करें। शरीर के वे भाग जो कुछ रासायनिक पदार्थ, हार्मोन्स और एंजाइम को स्रावित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं या ग्लैंड कहते हैं। इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा बेटा, हिंदी में भी बोलता रहूंगा, दोनों लैंग्वेज में बोलता रहूंगा। पीपीटी आपको अभी इंग्लिश में भी मिल जाएगी और हिंदी मिल जाएगी, उस पर भी काम चल रहा है बेटा, परंतु अभी आप सीखते रहो। ठीक, दोनों लैंग्वेज में पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा, अभी आपको फिलहाल सीखना है। ठीक है, गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश के शब्द में बोलता जाता हूं, टोटल मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ाता हूं। ठीक, ग्लैंड क्या होती है तो आपको बता दें, कुछ केमिकल मटेरियल होते हैं, जैसे आपको बताएं हार्मोन्स हो गया और एंजाइम हो गया। ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं और क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। अब क्वेश्चन होगा बेटा, अब प्रश्न उठता है कि सर हार्मोन्स क्या होते हैं। प्रश्न उठता है व्हाट आर हार्मोन, क्या होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल प्रोटीन होते हैं, केमिकल प्रोटीन होती है। हार्मोन जो होते हैं केमिकल प्रोटीन होते हैं, कहने का अर्थ है ये रासायनिक प्रोटीन है। ये शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और शरीर के अंदर नष्ट हो जाते हैं, शरीर के अंदर ही बनते हैं। बेटा ये याद रखना बच्चों, मैं आपको ये चैप्टर आपकी नसों में भर दूंगा, आपके दिमाग में डाउनलोड करा दूंगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा बार बार कहता हूं, इसके अलावा आपको क्वेश्चन लगाने हैं ऑब्जेक्टिव। मैंने बोला जो हार्मोन जो होते हैं, मैंने बोला हार्मोन जो होते हैं वो बच्चा क्या होते हैं, केमिकल प्रोटीन होती है, रासायनिक पदार्थ या रासायनिक प्रोटीन होती है। क्यों, क्योंकि ये शरीर के अंदर बनते हैं और शरीर के अंदर नष्ट होते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बाहर से प्रोटीन का सेवन करके उसको पूरा कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, क्यों, मैंने बताया बच्चा, अंडे के माध्यम से प्रोटीन को पूरा कर सकते हो। आप दाल, सोयाबीन, पनीर का सेवन करके प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हो। अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो बाहर से विटामिन पूरा ग्रहण करके पूरा कर सकते हो। परंतु बच्चों अगर शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए, शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इसे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोन्स शरीर के अंदर बनते और शरीर के अंदर ही नष्ट होते। आपके शरीर में जो सिस्टम है ना, केमिकल बैलेंसिंग, केमिकल कराने का मुख्य कार्य हार्मोन्स करता है। मैंने बोला सर ये एंजाइम क्या होते हैं, ये एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम भी बच्चा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये केमिकल प्रोटीन होते हैं, ये खाली प्रोटीन होते हैं जो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ग्लैंड क्या करती है बच्चा, याद रखेंगे, ग्लैंड के माध्यम से हार्मोन्स और प्रोटीन सीक्रेशन होते हैं। हार्मोन्स का और प्रोटीन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। बच्चों मेरी क्लास में ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। हार्मोन्स का, ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है, तो बेटा क्या करता है, बेटा हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है बच्चा, और एंजाइम का सीक्रेशन या स्रावित करता है। इतनी बात समझ आई बच्चा। ग्लैंड, कोई पूछे आपसे ग्रंथि क्या होती है तो ग्रंथि कह दो हार्मोन्स और एंजाइम का सीक्रेशन करना ही ग्लैंड कहलाता है। सबसे बात करें हार
जंतुओं में विशिष्ट प्रक्रियाओं का एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक के द्वारा किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक हार्मोन। मैंने बताया था, क्या बताया था? शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, जब भोजन शरीर के अंदर आता है तो उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। मैंने बोलना चाहूंगा बेटा, सिखाना चाहूंगा आपको, जब भोजन जाता है ना, जब भोजन शरीर के अंदर आया, पेट में आया, भोजन आपका बेटा कहां पर आया? पेट में आया, तो भोजन को पचाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको? एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है बच्चा? एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम क्या है? केमिकल प्रोसेस है, हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया को कराने में क्या करते हैं? सक्षम होते हैं। बेटा समझ में आया कि हार्मोन्स और एंजाइम शरीर में क्या करते हैं? रासायनिक केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। समझने की कोशिश करने बच्चा, अगर आपको यह समझ में आ गया ना, हार्मोन शब्द किस भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना, अर्थात आपके शरीर को उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है, डॉट करता है। बेटा उत्तेजित का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन हमारे शरीर की कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। जब हमको भूख लगती है तो हम उत्तेजित होते हैं। कहने का अर्थ है बच्चा, कहने का अर्थ है शरीर, जब हमको डर लगता है, जब हम भय होते हैं तो हमारे शरीर कपने लगता है, रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। वो क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। जब हम सेक्स के माध्यम सेक्स के बारे में बात करें, वो भी हमारे शरीर का एक उत्तेजित भाग है। तो सेक्स हो गया या हमारे शरीर के ऑर्गन्स हो गए, ये सभी हार्मोन उनको क्या करता है? उत्तेजित करता है। क्या करता है बेटा? उत्तेजित करता है। मैंने बोला हार्मोन हमारे शरीर के विशेष प्रकार की ग्रंथियों से निकलते हैं। बेटा जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो कहां से निकलते हैं? ग्रंथियों से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं। कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं बेटा? अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बताते चलते, सीखो दर। सबसे पहले मैं ग्लैंड की तो बात करूं बच्चा, किसकी बात कर रहा हूं? ग्लैंड। ग्लैंड से आपको हार्मोन्स मिलेंगे। क्या निकलते हैं ग्लैंड से बेटा? हार्मोन्स। और बेटा क्या निकलते हैं? एंड एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। आपको ये भी पता है जो हार्मोन्स का जो मीनिंग होता है, हार्मोन्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? उत्तेजित करना। ये भी समझा दिया मैंने। शरीर जो सेक्स करने के लिए हमारा शरीर उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है। जैसे आपको पशुओं में देखा होगा, गाय और जानवर में देखा होगा, सेक्स करते समय शरीर उत्तेजित रहता है। वो कौन करता है? हमारा शरीर, हार्मोन्स करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चा, वो हार्मोन्स होते हैं ना बेटा, हार्मोन्स ग्रंथियों से निकलते। कहां से निकलते बेटा? ग्लैंड से निकलते हैं। कहां से निकलते बच्चा? ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन्स आपको बता दें हमारे शरीर में ग्रंथियों से निकलते, ग्लैंड से निकलते। उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपको बता दें अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं हार्मोन। कौन से निकलते बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन क्राइन। समझ आया बच्चा? सीखना बेटा, अगर सीखेगा तो फायदे में रहेगा। मैंने बोला हमेशा जो ग्लैंड से कौन निकलते हैं बेटा? हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? ग्लैंड से निकलते हैं। और कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। इतनी बात समझ में आई हो? हमारे शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं। कितने प्रकार की बच्चा? तीन प्रकार की। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में? ह्यूमन में टाइप्स ऑफ ग्लैंड पूछे जाए, टाइप्स ऑफ ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड पूछा जाए बच्चा, तो ह्यूमन में तीन प्रकार की ग्लैंड है। एक एंडोक्राइन, एक एंडो
एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। बच्चा सीखने की कोशिश करना, ये जो हार्मोन्स है ये चैप्टर है, ओनली आपको सीखना है, ठीक है बच्चा, क्या करना है, सीखना है, ठीक है बच्चों, ओनली सीखना है। अगर मैं दूसरे की बात करूं बच्चा, दूसरे की बात करने वालों, दूसरा ग्रंथि कौन सी होती है, जिसे हम कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, एक्सो एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी ग्रंथि पूछी जाए, और तीसरी ग्रंथि में यहां लिख देता हूं, तीसरी ग्रंथि का नाम होता है मिक्स ग्लैंड, तीसरी ग्रंथि का नाम होता है मिक्स ग्लैंड होता है, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं बच्चा। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मेरे बच्चों सीखने की कोशिश करना, हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि जिसे क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चा, याद हो करने की कोशिश करना। अगर हमारा बच्चों कीमती वक्त दे रहे हो, आप पढ़ने में कीमती वक्त दे रहे हो, उसको पूरा यूज करें बच्चा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो बेटा क्लास का कोई महत्व नहीं है। मैं राहुल सिंह पूरा साइंस आपकी आंखों में, रगों में, खून में दौड़ा दूंगा बेटा, ठीक है बेटा, सीखने की कोशिश करेंगे। ग्रंथि कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की सर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंडी। बेटा ग्रंथियों के नाम मैं आपको बता दूं, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और बच्चा मिक्स ग्लैंड। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और बेटा मिक्स ग्लैंड होती है। तो मानव के शरीर में 3 प्रकार की याद करो, कितने प्रकार की बच्चा, 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। तो भूलोगे नहीं सर, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिक्स स्रावी ग्रंथि। अब आते हैं, ठीक है बच्चा, अब आते हैं बच्चा, थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथियां के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। अब मैं यहां से बता रहा हूं कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियों का मतलब है इसमें नलिका, बताओ बच्चा, नलिका पाई जाती है, इसमें पाइप जो होते हैं, इसमें पाइप जो होते हैं, नलिका पाई जाती है बेटा, क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। अब यहां पर क्या देखेंगे थोड़ा सा कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कैसे होती है, नलिका भी, इसमें नलिका नहीं पाई जाएगी। सीखो बच्चा, सीखने की कोशिश करेंगे। अंत बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिका, जैसे हमारे शरीर में नल पाइप जो होते हैं, ये हमारा खून, हमारा खून ये मान के चलो, सबसे पहले इसमें नलिका नहीं पाई जाती, नलिका पाई जाती, सॉरी, इसमें नलिका पाई जाती। बेटा बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है वो क्या निकालती है अपने शरीर से, वो अपने शरीर से एंजाइम निकालती है। ये बात याद रख लो, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, एंजाइम का सीक्रेशन करती है। इनका श्रावण रक्त के संपर्क से नहीं होता। ये बताओ, पसीना आता है, पसीना आता है, पसीना रक्त में घुला होता है क्या, नहीं होता। तो बताओ पसीने का संबंध रक्त से है, तो नहीं होता। हम कह सकते हैं, ये बताओ, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका सीक्रेशन करती है, एंजाइम का, किसका, एंजाइम का। इनका श्रावण रक्त से नहीं होता। ये बताओ, लार निकलती है, लार में एंजाइम होते हैं, टायलिन एंजाइम, ब्लास्टोजाइम एंजाइम होते हैं। क्या लार में जो एंजाइम होते हैं खून में मिले होते हैं, नहीं। तो जो एंजाइम निकलते हैं ना, वो रक्त के संपर्क में नहीं होते। हमेशा ध्यान रखना, एंजाइम हमेशा रक्त के संपर्क में नहीं होता। जैसे पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, पसीने में एंजाइम होते हैं, क्या पसीना लार के संपर्क में होता है, नहीं। माँ के दूध, माँ की स्तन से दूध निकलते हैं, दूध में एंजाइम होते हैं, क्या दूध का संबंध रक्त से है, नहीं। बेटा एंजाइम जो होते हैं मेरे छात्रों, वो रक्त के संपर्क में नहीं होते।
और बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका सीक्रेशन करती है? एंजाइम का। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका करती है? ये बात मेरी समझ में, आपकी समझ में आ गई होगी। शरीर की ऐसी ग्रंथियां जिनका द्वारा स्राव होता है विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की वाहिनियां या नलिका होती है। वही बताया, इसमें नलिका होती है, पाइप्स होते हैं। अब बच्चों सीखने कुछ करना, बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है आपकी, एक होती बेटा दुग्ध ग्रंथि, मिल्क ग्लैंड, जो माताओं में पाई जाती है। कौन सी होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियों को याद रखो, दुग्ध ग्रंथ, मिल्क ग्लैंड होती है। आंसू की ग्रंथि, आंसू की ग्रंथि ये भी बाह्यस्रावी। ये बताओ, आंसू निकलते क्या रक्त में? रक्त संबंध जुड़ा हुआ है? आंसू निकल के रक्त में घुलते हैं क्या? नहीं। तो आंसू में क्या पाए जाएंगे बेटा? एंजाइम होंगे। क्या होंगे? एंजाइम होंगे। तो बेटा आंसू की ग्रंथि एक बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। श्लेष्म ग्रंथि जो म्यूकस होता है, लार वगैरह होती है, वो ग्रंथि जो होती है वो भी बाह्यस्रावी ग्रंथि। लार ग्रंथि पसीन, श्वेत ग्रंथि को श्वेत पसीने वाली ग्रंथि कहते हैं। समझ में आया बच्चा? ये सारी की सारी चारों के चारों पांचों ग्रंथि जो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बेटा झंडे गाड़ देंगे अपन लोग साइंस में, झंडे गाड़ देंगे। ऐसा साइंस कभी नहीं पढ़ा होगा, ना कोई पढ़ाएगा बच्चा। मैंने बताया ग्रंथियां चार पांच प्रकार की, याद कर लो। आंसू की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ये सारी की सारी ग्रंथियां जो बच्चा वो कौन होती है? अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। कौन होती है बच्चा? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। समझ में आया? अब बेटा कौन सी बात करें? अंतःस्रावी ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथि की। देखेंगे एंडोक्राइन की बात करेंगे। किसकी का बात करेंगे? एंडोक्राइन। अब इसको समझ लेना बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसे हम अंतः अंतः स्रावी अंतः स्रावी ग्रंथि कहते हैं बच्चे। इसे क्या कहते हैं बच्चा? अंतः स्रावी ग्रंथि। अब यहां से जो बता रहा हूं सबसे पहले बात करेंगे, ये जो ग्रंथि होती है ना, इन ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती। जो पाइप्स होते हैं, या हम नलिका कह लो इनको, नलिका नहीं पाई जाती। ये जो ग्रंथियों में नलिका नहीं पाया, ऐसे ग्रंथियों से बेटा हार्मोन्स निकलते हैं। बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं बच्चा, हार्मोन्स निकलते हैं बच्चा। कौन निकलते हैं? हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स का संबंध, इन हार्मोन्स का संबंध जो होता है वो किससे होगा? इन हार्मोन्स का संबंध रक्त से होता है, ब्लड से होता है। किससे होता है बेटा? ब्लड से होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में दूध की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, एंजाइम का संबंध रक्त से नहीं था। परंतु बच्चा जो हार्मोन्स का संबंध होता है वो किस में होता है? रक्त में। सारे के सारे हार्मोन्स रक्त में घुले होते हैं। सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो किस में घुले होते हैं? रक्त में, ब्लड में घुले होते हैं, घुले होते हैं। मेरी बात सीख लेना, इन ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती बेटा। जिस किसका सीक्रेशन करते हैं? हार्मोन्स को। याद करना बच्चा, किसका सीक्रेशन करते हैं? हार्मोन। हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? ब्लड से होता है। और पूरे के पूरे हार्मोन किसमें घुले होते हैं? ब्लड में होते हैं। तो बेटा हार्मोन्स हमेशा ब्लड में घुले होते हैं, और शरीर की ब्लड के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका में हार्मोन का सीक्रेशन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे यहीं से एग्जाम्पल बता दूं बच्चा, यहीं से एग्जाम्पल बता दूं, जैसे बेटा पीयूष ग्रंथि पूछा जाए, बेटा पीयूष ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी, एंडो। अगर पूछा जाए बच्चा थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि बेटा? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि किसकी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि की। बेटा पूछा जाए पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि पूछा जाए, ये भी कहां होती बेटा? आपको बताते अंतःस्रावी ग्रंथि की। आपको बता दे अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि कह लो, इसे क्या कह लो? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ये सारी की सारी जो ग्रंथियां होती है बच्चा, ये सारी की सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई, पिनियल ग्रंथि हो गई, ये सारी की सारी ग्रंथियां हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के। समझ में आया बेटा?
क्लियर हुआ होगा बच्चों सभी को? अगर क्लियर हुआ तो ओके लिख दो जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर हुआ है मेरी बात तो ओके लिख लो। ओके जल्दी लिखो बच्चा, ओके लिखो, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो बच्चा ओके। अगर हमको बात क्लियर हो गई है तो ओके लिखो जल्दी से। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें बच्चा, आगे चलते हैं। चलो समझ में आ गया मुझे, इतना पता है आपको, समझ में आ गया। वही तो बताया है, एंडोक्राइन ग्रंथि क्या निकालती है? हार्मोन्स। इनका संबंध किससे होता है? रक्त से होता है। बेटा इसमें कौन आती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, अधिवृक्क, थाइमस। ये सारी की सारी ग्रंथियां जो होती है वो कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बच्चा समझ में आयो? चलेंगे बच्चे, तीसरी ग्रंथि की बात करते हैं। तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे तो तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे, इसे बच्चा मिक्स ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथि। आपके शरीर में एक ही मिक्स ग्रंथि है। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि बताओ कौन सी ग्रंथि मिक्स ग्रंथि है। अगर किसी बच्चों को मिक्स ग्रंथि, डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, अगर किसी बच्चे को मिक्स ग्रंथि पता है तो कमेंट में जल्दी छोड़ दे, जल्दी से लिखकर बता दे कि बेटा मिक्स ग्लैंड क्या होती है, मिक्स ग्लैंड क्या होती है, जल्दी से भेज दें, जल्दी से। ठीक है बच्चों, इधर देखने की कोशिश करेंगे। जब हमने डाइजेशन पढ़ाया था, पाचन तंत्र पढ़ाया था, पाचन पढ़ाया था, तो आपको बताया था ये अंगनाशय, कौन सी ग्रंथि बेटा? अग्नाशय ग्रंथि थी। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि को हमने क्या बोला था? मिक्स ग्रंथि बोला था, मिक्स ग्लैंड बोला था। बोला था या नहीं बोला था? याद, हमने अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स ग्लैंड बोला था। क्यों बोला था बेटा? ये भी जान लो, क्योंकि ये बेटा हार्मोन्स भी निकालती है बेटा, हार्मोन्स भी निकालती है बेटा, और बेटा एंजाइम भी निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम भी निकालती है। जब हार्मोन्स भी निकाल रही है और एंजाइम भी निकाल रही है तो बेटा कौन सी ग्रंथि बेटा? मिक्स ग्रंथि। मिक्स ग्रंथि आपके शरीर में एक ही है, अग्नाशय ग्रंथि। पैंक्रियाज ग्लैंड को, पैंक्रियाज ग्लैंड को क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। बच्चा यह ग्रंथि हार्मोन और बेटा एंजाइम का सीक्रेशन करती है। आपके शरीर में एक ही प्रकार की ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंडी, मिक्स ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। क्या इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो बच्चों हम आगे बढ़े। कोई बच्चा अगर ये बताओ तो तुम ही बताओ कि अंतःस्रावी ग्रंथि के, अंतःस्रावी एंडोक्राइन के दो उदाहरण बता दो, ग्लैंड के दो उदाहरण। तो बच्चा पीयूष ग्रंथि हो गया, थायमस हो गया। थोड़ा सा फोकस रख के चलोगे तो समझ में आएगा बच्चा। बेझिझक बात करेंगे बेटा, आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, हमने तीनों ग्रंथियों को पढ़ लिया, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स, तीनों प्रकार की ग्रंथियों को हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आते हैं, क्वेश्चन उठता है व्हाट आर हार्मोन। मैंने बता भी दिया था, हार्मोन्स मुख्यतः अमीनो एसिड होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे बच्चों, हार्मोन्स मुख्यतः अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड बेटा क्यों बोल रहा हूं? अमीनो एसिड किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन। जब प्रोटीन का विघटन होता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। तो अभी कुछ देर पहले तो बताया था हार्मोन्स एक केमिकल प्रोटीन है, रासायनिक प्रोटीन है बेटा, बने होते हैं एक प्रकार की कैसी प्रोटीन है बच्चों? रासायनिक प्रोटीन है। हमारा जो हार्मोन्स होते हैं वो एक केमिकल प्रोटीन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन कहां से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है बेटा, इंटरसेलुलर मैसेज के नाम से आने। अब बात करें, अर्नेस्ट एच स्टॉर्लिंग ने 1905 में हार्मोन शब्द दिया। क्वेश्चन आएगा हार्मोन शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट एच स्टॉर्लिंग ने दिया था। हार्मोन शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति था अर्नेस्ट एच स्टॉर्लिंग था। से पूछा जाए प्रथम हार्मोन जो था सिक्रेटिन, प्रथम हार्मोन सिक्रेटिन की खोज
प्रथम हार्मोन जो सिक्रेटिन था उसकी खोज किसने की थी बेटा? विलियम एम बयालिस बयालिसस बयालिसस बयालिसस। तो आप याद रखेंगे। और बेटा अर्नेस्ट एस स्टोलिंग ने इनने सिक्रेटिन हार्मोन की पहले क्या की थी? खोज की थी, प्राप्त किया था। ये फैक्चुअल नॉलेज है, थोड़ा भी याद कर लेना बच्चा। प्रथम पृथक्करण हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। कोई बच्चा इंसुलिन के बारे में जानता है तो कमेंट कर देना। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? ये इतना बता देना बच्चा, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? ये पढ़ा चुका हूं डाइजेशन में। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने है? अगर पता है तो कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी से जल्दी। अगर प्रथम पृथक्करण हार्मोन कौन था? इंसुलिन था, जिसे लिखा तो बेटा बैटिंग बैट और मैटर ने हो जाता। बैटिंग बैट और मैटर ने हो जाता। ये भी आपको समझ में आया होगा। आया है तो आगे बढ़ते बच्चा। हार्मोन्स के लक्षण क्या है? करेक्टर ऑफ हार्मोन्स। ये सीधे किसके? हार्मोन जो होता है बच्चा, हार्मोन्स। बच्चा सीख लेना, सीखो थोड़ा सा। हार्मोन्स जो होता है बच्चा, हार्मोन्स किस में घुले होते हैं बेटा? तो आप क्या कहोगे? ब्लड में घुले। हार्मोन्स किस में चलते हैं ये बताओ? आप मोटरसाइकिल कहां चलाते हो? सड़क पर, रास्ते पर चलाते हो। इसी तरह हार्मोन्स किस में चलते हैं बेटा? हार्मोन्स आपको बता दें ब्लड में चलते हैं। मैंने आपसे बताया लड़कियां कहां चलती है, तुरंत बता दो सर। लड़कियां एटीट्यूड में चलती है। तुरंत बता दो सर, लड़कियां एटीट्यूड में चलती है। आपने बोला मैं बोल रहा हूं लड़कियां सड़क पर चलती हैं, आप एटीट्यूड में क्यों ले जा रहे हो उसे? अगर बात करें इसी तरह तो हार्मोन्स होता है ना, वो रुधिर में चलता है। किस में चलता है? ब्लड में चलता है, ब्लड में प्रभावित होता है तथा शरीर को नियंत्रण, क्रिया और संचालित करने का कार्य करता है। हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जितनी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, उनको कंट्रोल करता है। क्या आप बताओ, जब आप छोटे से क्या हो गए? बड़े हो गए। तो छोटा और से बड़े होना ही हार्मोन्स का कारण है। अगर आप लंबे हो तो भी हार्मोन्स आपको के कारण लंबे हो। अगर आप छोटे हो गए फिर भी आप हार्मोन्स के कारण छोटे हो गए। अगर आपके सेक्स पार्ट है ना, सेक्स पार्ट अगर छोटे हैं वो भी हार्मोन्स के कारण। अगर सेक्स पार्ट बड़े हैं वो भी हार्मोन्स के कारण। तो शरीर को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है बेटा? हार्मोन्स करता है। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेस पाया था। हार्मोन्स इज लेस इन बॉडी। क्यों? अगर इनके थोड़ी सी भी बैलेंस ही खराब हो गई नहीं, अगर हार्मोन्स अच्छा खाना खा रहे हो, हरी भरी सब्जियां खा रहे हो, अच्छे ढंग से पोषण ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो हार्मोन सही है। हार्मोन्स की अगर बैलेंस ही बिगड़ गई ना बच्चा, ऐसा ऊंचा नीच हो गई, हार्मोन्स की ऊंची नीच हो गई, तो तुम्हारी भी ऊंची नीच कर देगा। सेक्स पार्ट खत्म, आपके सेक्स हार्मोन खत्म, सेक्स नहीं आएगा आपको कभी। ठीक है, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, आप बड़े दिखोगे, उम्र से ज्यादा बड़े दिखेंगे। तो बेटा हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं बहुत कम मात्रा में आता है। इनकी बैलेंस ही अगर तुमने बिगाड़ ली ना बेटा, कभी बाप नहीं बन पाओगे, नपुंसक हो जाओगे बेटा, कभी बाप नहीं बन पाओगे तुम। बेटा आपने देखा होगा अलैंगिक क्षमता, लड़का लड़की, देख रहे हो आजकल चल रहा है, एक लड़का दूसरे लड़के को पसंद करता है आजकल। पसंद तो एक लड़का एक लड़की को होते हैं, अपोजिट वेरिएशन है। हमेशा शादी किससे होती है? लड़का और लड़की की। परंतु 377 धारा लागू, लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकती है। तो ये क्या है? मान के चले कोई लड़का है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो स्वाभाविक सी साइंस है, साइंस तो बोल रहा है। वैसे हम लड़के जो होते हैं, लौंडे जो होते हैं, वो किसकी तरफ, सांड कह लो, हम लौंडों को मैं सांड कहता हूं, सांड होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? लड़कियों की तरफ, उन्हें घर तक छोड़ के आते हैं। वो किसकी तरफ अट्रैक्शन होते हैं बेटा? आपको बता दें, वो लड़की की तरफ अट्रैक्शन होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होते, वो लड़कों को पसंद करते हैं। कुछ लड़कियां क्या होती हैं, लड़की को पसंद कर देती है। तो बेटा ये करता कौन है शरीर में? हार्मोन्स करता है बेटा। कौन करता है? हार्मोन्स। तो हार्मोन शरीर को चलाता है। ठीक है, अगर शरीर की वृद्धि है, अगर शरीर की वृद्धि रुक जाए तो वो भी हार्मोन्स के कारण। कोई बच्चा छोटा रह जाता है और कोई बच्चा लंबा हो जाता है, वो किसके कारण है? हार्मोन्स के कारण। कोई महिला मां नहीं बन पाती है, आपने सुना होगा, कोई महिला मां नहीं बन पाती, कोई बाप बच्चा देने के लायक ही नहीं है, नपुंसक हो गया, उसके स्पर्म खराब हो गए, तो वो भी हार्मोन्स के कारण बच्चा। ठीक है, उपापचय क्रिया,
कहने का अर्थ है शरीर को संतुलन करने का कार्य, शरीर को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? हार्मोन। बेटा मेरी क्लास में हर शब्द का मीनिंग मिलेगा तुमको, हर शब्द का मीनिंग मिलेगा। क्लास उस तरह से नहीं चलेगी कि सर आप बता ही नहीं रहे। अगर आपको मेरी क्लास पढ़ना है तो हर तरह का मीनिंग मिलेगा, ठीक है। चलेंगे बच्चों, हर तरह की बात करेंगे। तो ये ग्रंथियां हैं। मेल देखो बात करें, फीमेल में भी ग्रंथियां पाई जाती है और मेल में भी ग्रंथियां पाई जाती है। आपको बता दें, जब हम प्रजनन पढ़ेंगे तब तो पूरी जानकारी देंगे, एक एक जानकारी कोई नहीं छुपाएंगे, शर्म की बात नहीं, साइंस है बेटा। ये भी मेल की भी ग्रंथियां हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रंथियों की। किसकी बात करते हैं? ग्रंथियां। पहली ग्रंथि का नाम है बेटा अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। बेटा अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। पेपर में हिंदी नाम याद रखना कि थायराइड ग्रंथि तो सबको याद होता है, पर इस ग्रंथि का एक मुख्य नाम है, इसे हिंदी में अबटू ग्रंथि कहते हैं। थायराइड तो सबको पता है, पढ़कर जाते हो थायराइड के बारे में, परंतु बेटा अबटू ग्रंथि इसे हिंदी में कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड की। सबसे छोटी पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो बच्चा कौन सी होगी? बच्चा बड़ी थायराइड ग्रंथि। याद कर लो बच्चा, याद कर लो। ये ग्रंथि कहां होती है? श्वास नली में। ये ग्रंथि गले में होती है। कहां होती है? गले में होती है। और बेटा जो श्वास नली में ट्रेकिया के दोनों तरफ लैरिक्स के पास होते हैं। ये देखें बेटा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ट्रेकिया क्या होता है, लैरिक्स क्या होता है। ये बात बताऊं बेटा, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाली आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ये जो यहाँ पर देखेंगे, ये जो भाग है, ये वाली, ये पूरा नीले नीले कलर की बेटा, ये आपकी ग्रंथि है। ये पूरे कलर की बेटा, नीले नीले कलर की क्या है? ग्रंथि। तो ये बेटा आपका लैरिक्स है। तो ये गले में पाई जाती है, ट्रैकिया और लैरिक्स। तो आप तो याद रखो कि थायराइड ग्रंथि कहां पाई है? तो आप श्वास नली में, गले में पाई जाती है। और याद करना चाहते हो तो कह दो सर ट्रैकिया और लैरिक्स के पास पाई जाती है, क्योंकि ट्रैकिया और लैरिक्स पूरे हमारे कंठ का भाग है। लैरिक्स होता है, जो लैरिक्स होता है ना बच्चा, वो ध्वनि उत्पन्न करता है हमारे गले में। अगर लैरिक्स में खराबी आ गई तो बेटा गूंगा हो जाओगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कहां पाई जाती है बेटा? आप क्या कहोगे सर? ये गले में पाई जाती है। बच्चा किसमें पाई जाती है? गले में पाई जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करें, ये खोखली होती है, अंदर इसके खोखलापन होता है, ठीक है। इसको याद कर लो। ये कैसे रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। इसमें एक पदार्थ निकलता है थायरोग्लोबिन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि थायरोग्लोबिन पदार्थ या लिक्विड, थायरोग्लोबिन द्रव किससे निकलता है बेटा? थायराइड ग्रंथि से। याद हो रहा होगा, थायरोग्लोबिन मतलब थायराइड ग्रंथि, थायरोग्लोबिन मतलब थायराइड ग्रंथि। बच्चों उधर देखना, इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। और समझ पूछना, इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। जो मटर होती है, मटर, मटर आपने सब्जी बनाते हैं, मटर के समान होती है, इतनी छोटी छोटी होती है इस ग्रंथि, या कितनी होती है? मटर के समान होती है। आपको बता दें, आपको ये रंग दिखाई दे रहा था, ये रंग कैसा है? गुलाबी है। हल्का सा कैसा है? गुलाबी है। तो इसका रंग गुलाबी होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स निकलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं ना, अंतःस्रावी या एंडोक्राइन से क्या निकलते हैं बच्चा? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से कौन निकलेगा? हार्मोन्स निकलेगा। तो हार्मोन्स का नाम क्या बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन बेटा, ट्राइडोथायरोनिन। दो हार्मोन्स निकलता है बेटा, इस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राइडोथायरोनिन। बेटा सीखने की कोशिश करेंगे, इसमें आयोडीन और टायरोसिन की अधिक मात्रा पाई जाती है, सीखेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन या रक्तचाप को नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि को पेसमेकर कहते हैं। इतना पहले पढ़ लो बेटा। जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है।
आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। अगर थायराइड ग्रंथि बहुत समझ में मिलेगा आपको, बताओ जानकारी यहीं से मिली है। थायराइड ग्रंथि आकार में सबसे बड़ी होती है, इसी से क्या कहते हैं, पेज मेकर। अगर इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, कमी हो जाए, तो शरीर में घेंगा रोग हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर के पास जाते हो फोटो लगा होता है एक बूढ़ी माँ जो होती है, हमारी दादी होती है, उसके गले में ऐसा वारसा हो जाता है, उसका गला फूल जाता है, उसे बेटा घेंगा रोग कहते हैं। इस हार्मोन की, थायरॉक्सिन हार्मोन की बिगड़ जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम करना क्या हो जाए, बिगड़ जाए, बैलेंस ही बिगड़ जाए, तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा। और बेटा मोटापा रोग बढ़ने लगेगा आपका, बच्चों में बुद्धि कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले पहला हार्मोन्स पढ़ते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, थाइरोक्सिन हार्मोन। याद कर लो, थाइरोक्सिन हार्मोन। देखिए बच्चा, यह हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है। पहला तो पॉइंट है, क्या है, जो हमारी श्वसन दर होती है ना, हमारी श्वसन होती है, उसको क्या करता है, फास्ट करता है। सबसे सांस लेना सांस छोड़ना, ब्रीदिंग लेने सांस लेना सांस छोड़ना, ये हमारे शरीर की श्वसन दर को क्या करता है, तेज करता है। दूसरी बात, ये हार्मोन दूसरी अंतस्रावी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब आपको बता दें, इसका मतलब आप सीखोगे थोड़ा सा, बच्चों सभी बच्चों थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे, ये श्वसन दर को क्या करता है बच्चा, तेज करता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरी अंतस्रावी ग्रंथि, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है बच्चा, कंट्रोल करता है, ग्रंथि को नियंत्रण करता है। इस मीनिंग समझो कि जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको क्या करता है, कंट्रोल। ये बताओ, इसे पेज मेकर कह रहे थे, बताओ ये कहने का अर्थ है, क्लास में होता है, खुद तो मॉनिटर है, खुद तो पेस मेकर है, सभी लड़कों को क्या करता है, मैनेज करता है। ऊधम मत करो, होमवर्क चेक कराओ, मुझे सुनाओ, तो वो सभी लड़कों को क्या करता है, मैनेज। तो जो मॉनिटर होता था बचपन में क्लास का, वो पेस मेकर है, और सभी बच्चों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो खुद मॉनिटर है, और जो छोटी मोटी ग्लैंड ग्रंथियां हैं, वो छोटी मोटी ग्रंथियों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा, ये दूसरी अंतस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बेटा क्लास का मॉनिटर है, और लड़कों को और ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। सबसे मुख्य चीज आपको समझ में आई होगी। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की से कमी से होने वाले रोग पढ़ लीजिए बच्चा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से शरीर में रोग भी हो जाते हैं। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, सीखना, अगर आज नहीं सीख के गए तो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें। बेटा मैं सिखाऊंगा, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, अगर इस हार्मोन की शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, इस हार्मोन की शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो बेटा शरीर में क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोग। शरीर में कमी हो जाए इस हार्मोन की, शरीर में क्या हो जाएंगे, डिसीज हो जाएंगे। पहला रोग तो आपको बता दूं, पहला रोग तो सबको पता है बेटा, पहला रोग तो घेंगा हो जाता है। कौन सा रोग, घेंगा। पहला रोग बेटा कौन सा हो जाएगा, घेंगा। घेंगा बेटा, ये जो ग्रंथि थी, कंठ में जो ग्रंथि थी, ये फूल जाती है, सूज जाती है, आकार इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेटा पहला रोग कौन सा बेटा, इस हार्मोन की कमी से पहला रोग बच्चा कौन सा होगा, घेंगा होगा। दूसरा रोग कौन सा होगा, जड़ मानवता क्रिएटिनिन। ये पूछा जा चुका है कि क्रिएटिनिन रोग जो होता है वो किसके हार्मोन की कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। यह रोग मुख्यतः बच्चों में होता है, जिसके कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता। बेटा जड़ मानवता रोग है, क्रिएटिनिन रोग होता है, बच्चों में होता है। वह किसमें होगा, बच्चों में। बच्चों में क्या होता है, उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता, और शरीर का भी विकास नहीं हो पाता। दिमाग का विकास नहीं हो तो पागल होता है ना, पागल, बौला टाइप का घूमता रहता है, घूमता ऐसे करता रहता है, लटकाता करता रहता है। तो बेटा वो रोग कैसा होता है, क्रिएटिनिन होता है।
अगर मिक्सडमा रोग की बात करें, मिक्सडमा रोग क्या है? यह यौवन अवस्था में होने वाला रोग है। हृदय स्पंदन और रक्तचाप इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हम लोगों में होता है। मिक्सडमा रोग बेटा किसमें होता है? हम लोगों में होता है। हमारे हृदय की धड़कन और बेटा श्वसन दर, रक्तचाप इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म रोग क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? अंदर जाओ, मुंह धो के आ, सो रहा है, चल अंदर जाओ, मुंह धो के आ। मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म रोग क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य गूंगा और बहरा हो जाता है। अगर ये रोग आपको हो गया ना बच्चा, इसमें आपकी गले की आवाज, कानों की सुनने क्षमता कम हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, भोजन में आयोडीन की कमी होने के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा। अगर भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाए, आयोडीन, भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाए बच्चा, तो आपके शरीर में बेटा, आपके शरीर में घेंगा रोग, इसी को ग्वाइटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि का आकार में वृद्धि होती है, जो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। दूसरी बता रहा हूं, दूसरी बात सुनो, अगर इसके हार्मोन की, भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन हो जाए तो बच्चा घेंगा रोग हो जाता है। और घेंगा रोग के कारण आपकी जो ग्रंथि है उसमें आकार बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। अब आते दूसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरी ग्रंथि के ऊपर आते हैं बेटा, ठीक है। अब दूसरी ग्रंथि को बात करेंगे। थायराइड ग्रंथि खत्म कर ली। अब हमने क्या पढ़ने वाले बेटा? पैराथायराइड ग्रंथि। बेटा ध्यानपूर्वक समझेंगे इनको। अगर जिन बच्चों को अगर इस ग्रंथि समझ में आ गई ना बेटा, अपने शरीर की पूरी संरचना इनको समझ में आ जाएगी, पूरे शरीर की अपनी संरचना समझ में आ जाएगी। क्या बोलने वाला हूं यहां से? मटर के आकार की होती है पैराथायराइड ग्रंथि, जो होती है वो किस प्रकार की होती है? मटर का दाना होता है, मटर के दाने के समान होती है। ये भी बेटा गले में होती है। कहां पर होती है? गले में, थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती बेटा। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है बेटा। सीखने की कोशिश करना, ये मटर के दाने के समान होती है। और बेटा देखो, ये थायराइड ग्रंथि है, इसमें जो गोला गोल दिखाई दे रहा है, गोल गोल जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग गोल गोल दिखाई दे रहा है, इस गोल गोल भाग को क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ये गली में पाई जाती है। और पैराथायराइड और बेटा थायराइड ग्रंथि की कहां पाई जाती है? पीछे पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में। पैराथायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी कुल संख्या कितनी है, अगर इनकी संख्या पूछी जाए, पैराथायराइड ग्रंथि की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 4। देखिए बच्चा, 2 इधर रखी है और 2 इधर रखी है, टोटल संख्या 4। 1 2 3 4, टोटल संख्या कितनी है बेटा? 4। अगर हम पूछे जाए इनसे हार्मोन्स, इनसे निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो बेटा इनका हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इनसे निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन। और बेटा कैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरॉक्सिन होगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा बेटा? या पैराथायरॉयड कर लो। चलो मैं थोड़ा देख लेता हूं, इधर देखना सही बच्चे। पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा बच्चा, ये कौन सा निकलेगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा। अगर मैं आपसे, मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो ध्यान रखना, इनकी जो संरचना कैसी होती है? मटर के समान। कहां पाई जाती है? गले में। किसके पीछे पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनसे कौन सा हार्मोन निकलती है? पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ये क्या करते बेटा? ये दोनों हार्मोन, पैरा थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या करता है? रक्त में, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। कैल्शियम की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल। जैसे अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए,
तो ये हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देंगे। अगर शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो ये हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को कम कर देंगे। ज्यादा होने पर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने पर कम कर देंगे और कम करने पर ज्यादा कर देगा। तो इससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? दो, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। दोनों का कार्य है कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करना, वो भी ब्लड में। ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में आ चुका है तो आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें यहां से सीखने को मिला, कुछ मिला। और पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है बच्चा, इसको सीखो। हार्मोन्स निकल रहा था हमारा, पैराथायराइड हार्मोन्स निकल रहा है ना। ठीक है बच्चे, ये किससे निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से। सीखो बच्चों, सीख गए ना बच्चा, मजा आ जाएगा बहुत। पैराथायराइड हार्मोन, ये हार्मोन उस समय निकलता है जब कैल्शियम की क्या हो जाए? कमी हो जाए। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन निकलता है? पैराथायराइड। यह हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण और वृक्क के माध्यम से पुनः अवशोषण करा देता है। ठीक, यह हार्मोन हड्डियों की वृद्धि और दांतों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इस हार्मोन के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। देखेंगे पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है बच्चों, सीखेंगे। एक बार सीख लोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ये कहां से निकलता है, तो हम बात करेंगे ये थायराइड, पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन कहां से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है पैराथायराइड हार्मोन्स। अगर ये पूछा जाए ये कब निकलता है? जब कैल्शियम की कमी हो जाए हमारे शरीर में। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सीक्रेशन होता है? पैराथायराइड हार्मोन होता है। और कैल्शियम की कमी हो जाए तो बेटा ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस हार्मोन के कारण, इस हार्मोन्स के कारण हमारी हड्डियां जो होती है, बोन होती हैं, हड्डियां और दांत का विकास हो, दांत मजबूत होते हैं। क्या होते बच्चों? मजबूत होते हैं। अगर पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। कमी हो जाती है ना, जब शरीर में कमी हो जाती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। बेटा ये हार्मोन हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे शरीर के दांत को, क्योंकि हड्डियों में और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम अत्यंत। आप टूथपेस्ट लेते हो, कोलगेट लेते हो तो उसमें क्या लिखा था? कैल्शियम। दूध पीना चाहिए, क्यों? उसमें क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और जो दांत होते हैं उनको मजबूत करने का कार्य होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो रोग पूछा जाता है। बेटा रोग इंपोर्टेंट है कि जो रोग होता है उसे टिटेनी रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? टिटेनी रोग। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मांसपेशी, टिटेनी रोग में क्या हो जाता है? मांसपेशियां कट जाती है। क्या होता है आपको पता है? जब कैल्शियम की कमी हो जाए ना बेटा तो आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। आपकी हड्डियां चरमर होती है, आपके शरीर में अकड़न आ जाती है। आप सोते हो तो पीठ में दर्द होता है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में अकड़न आ जाती है, हड्डियां चरमर होती है, चटकने लगती है। जब सोते हो तो पीठ में दर्द होता है, हाथ पार में दर्द होता है। तो इस रोग को टिटेनी रोग कहते हैं। ये भी आपको समझा दिया। अब बेटा ये हार्मोन कब सिक्रेशन होगा? जब कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाए? शरीर में अधिक हो जाए। ठीक है बेटा, अब कैल्शियम का क्या कर, मूत्र के माध्यम से शोषण कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, समझा देता हूं। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है बच्चा? कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन है। ठीक है बेटा, यही है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। क्या है मेरे छात्रों, समझ लो। सबसे पहले मैं बात करूं, ये जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, ये हार्मोन कब निकलता है बच्चा? जब कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाए? अधिक हो जाए। शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए। और वो पैराथायराइड हार्मोन कब निकलता? कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए। ये हार्मोन जब निकलेगा जब शरीर में
कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है बेटा। इसके कारण जो रोग होता है ना, ऑस्टियो, क्या था उसका नाम बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, उस रोग का नाम बेटा ऑस्टियोपोरोसिस। यहां पर थोड़ा देख लेना पोरोसिस क्या है। और मूत्र के माध्यम से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है, बेटा सीख लो मेरी बातों को, एक एक फैक्ट बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले कैल्शिटोनिन हार्मोन कब निकलेगा, तो आपको पता है सर, शरीर में कब कैल्शियम की मात्रा हो जाती तो ये हार्मोन निकलता है, ये तो बात बताइए। अगर बात करें, अगर इस हार्मोन की ज्यादा अधिकता हो जाए, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए या इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो आपके शरीर में एक रोग हो जाता है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपकी जो हड्डियां जो होती है, आपकी हड्डियां गलने लगती हैं, आपकी हड्डियां गलने लगती हैं, आपकी हड्डियां खराब होने लगती हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस रूप में आपने देखा होगा, हड्डियां गलने लगती हैं, हड्डियां खराब हो जाती हैं। आपने गांव से होंगे, उन्हें तो पता है कि जो हमारी गाय वगैरह भैंस मर जाती तो उनकी हड्डियां रखी है, तो देखना उसमें छेद हो जाते हैं। क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो हड्डियां जब गलने लगती हैं, इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर ये बताओ, अगर शरीर में कैल्शिटोनिन हार्मोन की ज्यादा हो गई है, या कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो हम क्या करते हैं, मूत्र के माध्यम से कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं। तो ये रोग ये आपको हार्मोन समझ में आया हो, ठीक है, वही लिखा है। अब बात करते थोड़ा, इसको थोड़ा देखते चल रहे, इसको थोड़ा थाइमस को बाद में पढ़ेंगे, पहले पिनियल को पढ़ेंगे। पिनियल ग्रंथि पढ़ेंगे बेटा, पिनियल ग्रंथि। बेटा इस ग्रंथि को याद करेंगे बेटा, 1000 बार पूछा है ये ग्रंथि के बारे में। बच्चों सीखेंगे, पिनियल ग्रंथि हमारे शरीर के ब्रेन में पाई जाती, सबसे पहले तो ये ब्रेन में पाई जाती, मस्तिष्क में पाई जाती, सबसे पहले बच्चा ये मस्तिष्क में पाया जाती। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये आपके दिमाग में रखी है पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो पिनियल ग्रंथि जो होती है, आपके कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। पिनियल ग्रंथि मानव के दोनों आंखों के बीच में पाई जाती है। देखेंगे ये पीछे तो पाई जाती है, परंतु लगता है आपको ये दोनों आंखों के बीच में, यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर दबाव डालोगे ना, तो यह कंट्रोल केंद्र है, क्या ये कंट्रोल केंद्र है। तो दोनों आंखों के बीच में पाई जाती है, इसीलिए तीसरी आंख भी कहते हैं इसको। पिनियल ग्रंथि को मानव की क्या बोलते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। ये याद रख लेना बच्चा, पिनियल ग्रंथि में ही हमारी आत्मा रखती है। साइंस है, क्या कहते हैं, आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ, तो ध्यान रखना, आत्मा पिनियल ग्रंथि होती है। तो बेटा पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसे तीसरी आंख बोला जाता है। आत्मा वगैरह तो ये फैक्चुअल है, जो भी है, आत्मा मतलब कहते हैं इंद्रियों का केंद्र इसमें होता है, ठीक है। हार्मोन्स की बात करें, पिनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को पढ़ लेते बच्चा, पिनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पढ़ते एक बार। कौन कौन से हार्मोन है, पहले बेटा मेलाटोनिन हार्मोन। पिनियल ग्रंथि को बहुत जैविक घड़ी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, पिनियल ग्रंथि को, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, पूछा, इसमें लिखा नहीं है, पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं, मानव शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं, मानव शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक घड़ी, ठीक है। अगर हार्मोन की बात करें, मेलाटोनिन हार्मोन, किस हार्मोन की बात करें बेटा, मेलाटोनिन हार्मोन, इसको समझना करना है बेटा। इसमें क्या होता है, यह हार्मोन रंग का निर्धारण करता है। यह हार्मोन किसका निर्धारण करता है, रंग का निर्धारण करता है। मेलाटोनिन हार्मोन रंग का निर्धारण करता है। जैसे आपको पता है मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, कोई भूरा होता है, कोई काला होता है, पक्षियों का रंग सब कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन मानव में रंग को क्या करता है, निर्धारण। कोई ज्यादा गोरे होते हैं,
कोई ज्यादा काला होता है, कोई सांवला होता है। तो मानव में रंग का निर्धारण मेलाटोनिन करता है, पक्षियों में भी रंग का आधारण करता है बेटा। मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा होने से मेलानिन का निर्माण होता है, जो हमारे रंग को निर्माण करता है। ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? सेरोटोनिन हार्मोन रक्त वाहिनियों को सिकुड़कर रक्तचाप को मापने में वृद्धि करता है। समय के साथ पिनियन ग्रंथि में कैल्शियम की कणों का जमाव हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये तो ध्यान रखना, ये तो थोड़ा सा पढ़ लेना। सबसे इंपोर्टेंट चीज था वो ये वाला था, सबसे इंपोर्टेंट चीज की थी ये वाला थी, इसको आप याद रख लेना वास्तव में। और आपको एक बात पढ़ लेना, इसको भी देख लो थोड़ा सा। ठीक है। एडिनोग्लोमेरुलोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन जैविक घड़ी का निर्माण करता है बेटा। मैंने अभी बताया था जैविक घड़ी के बारे में। यह हार्मोन मानव में जैविक घड़ी का निर्धारण करता है। जैविक घड़ी कहते हैं, पिनियन ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। आपको बता दूं, जिसमें जागना सोना मासिक चक्र नियंत्रण करता है। आपको बताएं, ये बताओ अलार्म क्यों करते हो? अलार्म क्यों भरते हो? क्योंकि हम समय पर जग जाए। अलार्म भरते हो क्योंकि हम समय पर जग जाए। तो ये हार्मोन क्या करता है? एडिनोग्लोमेरुलोट्रोपिक, आपके जगने में नींद आती है, इसके कारण जगे रहना, इसके कारण जो लड़कियों में पीरियड आते हैं, मासिक चक्र आते हैं, 14 साल के बाद लड़कियों में मासिक चक्र आते, पीरियड आता है, ब्लीडिंग होती है, वो भी ये हार्मोन करने का कार्य करता है। ठीक है। ये वाला इंपोर्टेंट है और ये वाला इंपोर्टेंट है। अब आते सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथि पर। सबसे इंपोर्टेंट ग्रंथि को पढ़ने वाले हैं, इसको तो रट लो बच्चा, इसको रट लो। अगर ये नहीं रटा तो कुछ नहीं रटा तुमने, सारी ग्रंथि टॉपिक पूरा फेल कर दिया। ये बच्चा इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। पिनियन ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिनियन ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसकी जो साइज जो होता है वो 0.6 ग्राम की होती है, 0.6 ग्राम की होती है। ठीक है बच्चा, 2 पॉइंट अभी याद रखेंगे कि सबसे पहले ये अंतस्रावी ग्रंथियों को, सभी अंतस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल होते हैं, अंतस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, अंतस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ये भी पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं, सारी चीज आपको बता रहा हूं बेटा। ठीक है। ये बेटा हाइपोथैलेमस भाग के स्पिनोइड हड्डी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? स्पिनोइड हड्डी में पाई जाती है। बच्चों मेरी बात सीख लेना, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो। मैंने बोला मास्टर ग्रंथि को मत छोड़ देना, पेपर में सबसे ज्यादा पूछने वाली ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। क्या है इसका जो वजन है? पहले तो इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? शब्दों का खेला है, हर शब्द को मैं तोड़ के बताता हूं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं आंख छोटी है परंतु सबको डांट के रखती है। ये ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, डांटती है, ये डांटती है बेटा, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तू यहां बैठ, तू वहां बैठ, तू ये कर, तू वो कर, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो उसे क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं। मैं आपकी क्लास का मास्टर हूं तो आपको कंट्रोल कर सकता हूं। मैं कहूंगा चलो लड़के एक साइड बैठ जाओ, लड़के एक साइड बैठ जाओ, लंबे लड़के पीछे बैठेंगे, छोटे लड़के आगे बैठेंगे, तो मैं क्लास में कंट्रोल कर सकता हूं। कोई अगर हंस रहा है तो डांट सकता हूं। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य भी उसी तरह से सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? मास्टर। ये जो मास्टर ग्रंथि है इसका जो आकार है वो 0.6 ग्राम की होती है। इतनी सी बेटा, इतनी सी 0.6 ग्राम की होती है। ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है बेटा। ये कहां पाई जाती है बेटा? मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क का एक भाग होता है, उस भाग को कहते हैं हाइपोथैलेमस। जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, अग्र मस्तिष्क में जो एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो बेटा ये जो ये जो ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क के किस भाग में? हाइपोथैलेमस वाले में। बेटा ये जो ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस वाले भाग में। याद कर लेना, पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि। 4 पॉइंट याद कराऊंगा, 4। सबसे पहले इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
इसका वजन 0.6 ग्राम। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है बेटा। ये हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के स्फीनोइड हड्डी, एक हड्डी होती है, गुहा होती है, वहां पर पाई जाती है। ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं ये क्या करती है ग्रंथि, समझ लो बेटा, ये ग्रंथि क्या करती है, आपके शरीर का वृद्धि करती है, आपके शरीर को वृद्धि करती है, आपके लैंगिक विकास करती है। आपका क्या करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट। बेटा इस ग्रंथि ही आपको बता दे आपके शरीर का विकास करती है, आपके शरीर का विकास करती है पीयूष ग्रंथि। सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्स पार्ट, लैंगिकता, ये सभी को दर्शाने का कार्य पीयूष ग्रंथि करती है। जो भी आपके अंदर सेक्स हार्मोन है वो पिनियल ग्रंथि के द्वारा, छोटी है बेटा पर इसके काम बड़े बड़े हैं, इसलिए मास्टर कहते हैं, तू बड़ी मास्टर है बेटा। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, वजन 0.6, सबसे छोटी ग्रंथि है। ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। अब हम चलते हैं, बात समझ में आया इतना बात बेटा। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पढ़ेंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हार्मोन्स होता है, दो चरणों में निकलता है। एक अग्रपाली को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पक्षपाली को कहते हैं नीरो हाइपोफाइसिस। आपको कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं करना, आपको पढ़ना है जीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पूरे नाम भी है इसके। टीएसएस हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एसीटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जीटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, एमएसएच हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन सभी इनसे निकलते हैं बेटा। एडीएच ऑक्सीटिक हार्मोन, ऑक्सीटोकिन हार्मोन जो भी निकलता है। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, पूरे मन से पढ़ने की कोशिश करना। अगर ये नहीं पढ़ाना आपने, ये नहीं सीखा, पीयूष ग्रंथि आपने नहीं सीखी, तो आपको बता दें कुछ नहीं सीख पाए आप लोग। मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, 20 बार पढ़ाऊंगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो को बेटा, जीएच हार्मोन को क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन होती है। एसटीएच की हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन से हार्मोन बच्चा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन क्या होता है तो आप बताओगे। जीएच से कौन होगा, ग्रोथ हार्मोन, और एसटीएच से सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। बेटा टीएसएस हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या बेटा इसको इंपोर्टेंट नाम है बेटा प्रेरक हार्मोन किसे कहते हैं। कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि मानव के शरीर का प्रेरक हार्मोन, मैं इंग्लिश में भी बोलता चलूंगा और पीपीटी भी डाल दूंगा बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं 100 बार बताता हूं कि आप नहीं पढ़ोगे तो विकास आपका नहीं होगा। मैंने बोला टीएसएस को क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेरक। प्रेरक का मुझे इंग्लिश मीडियम अभी पता नहीं है तो बता दूंगा बेटा, ठीक है, अभी आप याद रखें। तो प्रेरक हार्मोन जो होता है, प्रेरक हार्मोन होता है किसे कहते हैं, टीएसएच हार्मोन को, टीएसएच हार्मोन को हम क्या कहते हैं, प्रेरक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, टीएस हार्मोन को प्रेरक हार्मोन। एमएसएच हार्मोन, कौन सा बच्चा, एमएसएच हार्मोन, इसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। 2 से 3 बार बोलोगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे, थोड़ा सा टफ है बेटा। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जीटीएच क्या होता है, जीटीएच हार्मोन को देखेंगे, गैनेडोट्रोपिक हार्मोन। जीटीएच हार्मोन को क्या कहते हैं, गैनेडोट्रोपिक हार्मोन। जीटीएच हार्मोन को क्या कहते हैं, गैनेडोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीटोनिन हार्मोन, इस हार्मोन का नाम क्या बेटा, ऑक्सीटोनिन हार्मोन आता है। फिर बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है बेटा, इसको भी आप देख लोगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। फिर आता है एडीएच होता है,
एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। बेटा एडीएच को हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या दूसरा नाम इसे क्या होते हैं, वेसोप्रेसिन। ये इंग्लिश में ही नाम बेटा, हिंदी में पढ़ोगे तो भी इनको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो भी वेसोप्रेसिन होता है। एफएसएस हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएस और स्टेरॉइडिक हार्मोन। बेटा 2 मिनट का दे रहा हूं समय, 2 मिनट के समय में आपको ये पूरे हार्मोन कम से 3 से 4 बार अपने मुंह से बोलना है। जितनी जल्दी बोलोगे, जितना ज्यादा बोलोगे दिमाग में उतना जाएगा बेटा। आप 2 से 3 मिनट में आपको आता हूं हार्मोन, ये सब आपको मिलना चाहिए। ये आपने 1 से 2 बार पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिया है तो तभी आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा। क्या समझ आना है, जीएच हार्मोन या इसे हम एसटीएच हार्मोन कहते हैं, टीएसएस हार्मोन, एमएसएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एफएसएस हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये सारे के सारे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होते हैं। अब बेटा इन हार्मोन को हम एक एक तरह से निकालेंगे, एक एक से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है बच्चा। एक एक से पढ़ने का मतलब जो हमारी 2 घंटे की क्लास में पूरी तरह से आपको मैं चिपका दूंगा बेटा हार्मोन्स को। आप प्यार से मोहब्बत से इसको सुनते रहें तो आपको समझ में आएगा बेटा। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, अगर आप नहीं सुन रहे मेरी बातों को, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बच्चा सीखते हुए चले, ठीक है। पहला बात करते हैं बच्चों, पहला हार्मोन है बेटा जीएच हार्मोन। पहला हार्मोन बच्चों मेरा कौन सा है, जीएच हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या बेटा एसटीएच हार्मोन। पहले हार्मोन को हमने जीएच हार्मोन का या हमने इसको क्या बोला, एसटीएच हार्मोन। बच्चा क्या बोला, एसटीएच हार्मोन का। मैं कहना चाहता हूं ये शरीर की वृद्धि और विकास और हड्डियों का नियंत्रण करता है बेटा। सीखने की कोशिश करेंगे, सीखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाओगे तो मेरा क्या होगा बेटा। सबसे पहले जीएच हार्मोन की बात करते, किसकी बात करते हैं, जीएच हार्मोन या हम एसटीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। और बेटा एसटीएच हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इतनी बात समझना बच्चा, क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करना। इससे बेटा ये आपके शरीर की क्या करता है, ये आपकी जो शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करेगा और शरीर का विकास करेगा, साथ ही साथ हड्डियों का भी विकास करेगा। आपके शरीर की वृद्धि करता है, शरीर का विकास करता है और आपके शरीर की हड्डियों का भी क्या करता है, विकास करता है। आप कहोगे सर कैसे विकास करता है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, इस हार्मोन की कमी हो जाए तो जो आदमी होता है, ये बच्चा होता है, वो बौना हो जाता है। क्या हो जाएगा, बौना रह जाएगा, बौना रह जाएगा, उसकी लंबाई कम होगी। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो आदमी भीमकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, भीमकाय। अब ये क्या है, इस पे भी चर्चा करें। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन आपकी हाइट बढ़ाता है। इस हार्मोन के कारण आदमी का विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी हड्डियों का विकास होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए ना तो बच्चा बौना रह जाता है। आपने देखे होंगे कि माता पिता तो लंबे हैं, मम्मी पापा लंबे, बच्चा छोटा रह गया। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 कंडीशन होती है, एक जेनेटिक कंडीशन होगी, आनुवांशिक कंडीशन के कारण बौना रह गया है, और दूसरी कंडीशन क्या है, हार्मोन्स है। अगर कोई बच्चा आपको बौना रह गया है, बच्चा बौना रह गया है, तो समझ लो उसमें किस हार्मोन की कमी हो गई है बेटा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण जो बच्चा, आदमी जो होता है, बच्चा जो होता है, वो बौना रह जाता है। अगर आप में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो जो बंदा होता है, जो लड़का होता है, भीम का है।
आपने खली देखा है क्या? खली, द ग्रेट खली, बॉक्सिंग वाला, WWF वाला, द ग्रेट खली। आपको पता है बेटा वो सामान्य से कैसा है? ज्यादा लंबा है, उसके हाथ ऐसे ऐसे रखे, उसकी जो पंजा कितना बड़ा है, तो उसमें बेटा वो सामान्य से कैसा है? अधिक है। उसमें विकास सामान्य से कैसा हो गया है? ज्यादा हो गया है। इसका इसलिए अगर किसी व्यक्ति का सामर्थ्य अधिक आ जाए तो भीम का है। जो भीम थे हमारे महाभारत के, जो भीम थे वो कितने धांसू थे। वो कई बताते जब अपना तारक के कई हाथियों को हरा थे, उसमें कई हाथियों जैसी 100 हाथियों जैसी ताकत थी। भीम का जो हमारे जो भीम थे ना, उनमें 100 हाथियों के बराबर ताकत थी। उनका शरीर बहुत तगड़ा था। तो इस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर कौन सा रोग हो जाएगा? भीम का है, अर्थात खली जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? खली। खली आपने देखा था, ग्रेट खली, उसके हाथ लंबे हैं। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चा रोग कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो भीम का है। आपके आस पड़ोस में भी देख, आजकल लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। लड़कियां आजकल बौनी रह रही, पता नहीं क्यों। इस हार्मोन की कमी के कारण लड़कियां आजकल छोटी छोटी मार्केट में आ रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी मार्केट में हाइट रह रही उनकी बेटा। आपको बता दे, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण दो तरह से इनके काम चलते हैं। दो तरह का, एक जेनेटिक भी प्रॉब्लम दे जाता है। माता पिता छोटे होते हैं तो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण उनकी हाइट छोटी हो जाती है। और दूसरा होता है हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स के कारण भी बेटा लंबाई और बौनापन ये सब कंट्रोल होता है। मैंने बोला था हार्मोन जो होते हैं शरीर में नेक होते हैं, छोटे से होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, पर इनका कार्य आपको क्या भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये सारे के सारे जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन आपके शरीर का विकास करते हैं। इनकी कमी हो जाने पर शरीर बौना हो जाता है, और इनकी अधिकता हो जाने पर शरीर भीमकाय द ग्रेट खली हो जाता है। क्या हो जाता है? द ग्रेट खली। वही बताया है। अधिकता होने से क्या हो जाएगा बच्चा? भीमकाय। इसे जाइजेटिज या एक्रोमिगली का विकार कहते हैं। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है कि एक्रोमिगली क्या होता है। बेटा याद रखेंगे, एक्रोमिगली मतलब क्या होता है? शरीर कैसे हो जाता है? भीमकाय, शरीर सामान्य से ज्यादा विकसित हो जाता है। बेटा एक्रोमिगली को याद कर लेना, एक्रोमिगली पेपर में आ चुकी है। तो एक्रोमिगली का मतलब क्या होता है? शरीर ही भीमकाय हो जाता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, अधिक बढ़ जाता है। बेटा हाइट, बेटा सामान्य हाइट अपनी अभी देखा है तो 5 से 6 फुट, 5.5 और 6 फुट के बीच में। कोई बंदा देखा है कि 7 फुट का हो रहा है, आपने देखा कि लट्टू बदल देता है, बल्ब बदल देता है हाथ से ही, तो वो बेटा कौन सा है? सामान्य से अधिक हो गया है। लड़कियां तो हमें मिली नहीं बेटा इतनी लट्टू बदल, एक आध है भारत में, है एक आध दो अपवाद है, पर बोना ज्यादा मिल रहा है, हम क्या कर। बाल्य अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए, बाल्य अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चा कैसा हो जाएगा? बौना। आप कहते हैं बौना, हमारे यहाँ भी एक बौना था, उसका नाम छोटा था। गली में हमारे मोहल्ले में एक बौना लड़का था, उसकी हाइट छोटी हो गई, उसको हम बौना बौना कहते। ये बौना इधर आ, ये बौना भाग जा, ये बौना क्या कर रहा है, बौना क्या खा रहा है, तो हमें बौना बौना कह के इसको चिढ़ाते थे। वो गलत बात है, बचपन की बात है, अब नहीं क्या क्या बुलाते। ठीक है, अब तो उसका नाम संतोष कुमार है। ठीक है। वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में हार्मोन की कमी हो जाए, हम लोगों में अब हार्मोन, इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बेटा साइमंड रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? साइमंड। बेटा देखना साइमंड क्या है, सांड आ गया मेरा फेमस। बच्चों में, बच्चों में एक कमी हो जाए तो कैसा रोग हो जाए? बोला। अगर अब मुझ में, ध्यान से देखना, अब मुझ में कमी हो जाए इस हार्मोन की, अब मुझ में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मुझे साइमंड रोग हो जाएगा। साइमंड रोग का मतलब है मेरी एज ज्यादा दिखेगी। मैं 20 का होऊंगा दिखूंगा 28 का, अगर 28 का होऊंगा तो दिखूंगा 40 का, 40 का होऊंगा तो दिखूंगा 60 का। ऐसे लोग मुझे बहुत मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। उम्र उनकी 20-22 है, लगते बेटा वो है 28 साल के, 30 साल के। ठीक है, तो बेटा जब उम्र ज्यादा लगने लगे तो समझ लेना ये रोग हमारे अंदर हो रहा है, साइमंड रोग हो रहा है। क्या हो रहा है? साइमंड। साइमंड रोग का मतलब हमें हमारी उम्र से, हमारी उम्र जो है उससे ज्यादा उम्र दिखाई देती है। इस रोग को बेटा क्या कहते हैं? साइमंड रोग कहते हैं, जिसमें समय से पूर्ण बुढ़ापा आने लगता है।
40 साल पे ऐसा लगता है कि डोकर हो गया बुढ़ापा। हमारे गांव में डोकर बोलते हैं, डोकर। बूढ़े लोगों को क्या कहते हैं, जो दादा होते हैं उन्हें डोकर बोलते हैं, डोकर, या उनको दादाजी कहते हैं, और या बाबा कहते हैं। हमारे क्षेत्र में बाबा बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बाबा। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, तो कहने का अर्थ है इस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर हम बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, हमारी खाल वगैरह जो कहते हैं उसे झुर्रियां पड़ने लगती, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर मुरझाना लगता है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया बेटा। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कितनी विशेषता है शरीर में, है या नहीं है? अगर इस हार्मोन की विशेषता है तो पढ़ लो ना, पढ़ते क्यों नहीं है? ये हार्मोन सीखो बेटा। घर पे कल जाओगे तो ये कहोगे बेटा मैं बोना तो नहीं हूं, कोई बच्चा आपको दिख जाए ये बोना है तो समझ लो इसके अंदर कौन सा सोमेटोपिक हार्मोन, ये सामान्य से अधिक धांसू रखा है तो समझ लो सोमेटोपिक हार्मोन। बुढ़ापा आ गया, उम्र वही नहीं है, बुढ़ापा आ गया तो कौन सा हार्मोन, सोमेटोपिक। नेक्स्ट हार्मोन की ये बताओ, ये सारे के सारे हार्मोन किसके पढ़ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि के पढ़ रहे हैं बेटा। ध्यान रखना, ये सारे जो हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हैं। ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन दूसरा आता है बेटा, वेसोप्रेसिन हार्मोन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसे हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। सीखेंगे बच्चा, इसको बड़े ध्यान से सीखेंगे। हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, जल अधिक होने पर मूत्र से बाहर निकाल देता है। यह हार्मोन वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल पुनः अवशोषण करने की प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त रुधिर वाहिनियों को सहायक प्रदान करता है, बीमारी डायबिटीज वगैरह इनसे बचता। अब इसको सीख ले, थोड़ा सा बोल देता हूं। सबसे मुख्य कारण आपको अगर पेपर में आएगा तो एक ही आएगा, शरीर में जल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा। ये 2017-18 में जेल पुलिस आई थी, जेल पुलिस 17-18 समथिंग आई थी, उस समय जेल पुलिस आई थी। उसमें एक प्रश्न आया था कि शरीर में वाटर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो आपको बता दें वेसोप्रेसिन क्या करता है, बॉडी में वाटर को कंट्रोल करता है, वाटर को कंट्रोल करता है, जल को नियंत्रण करता है। अगर जल ज्यादा हो जाए, शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करता है, कम कर देता है। अगर शरीर में जल की मात्रा कमी हो जाए तो ये शरीर को जल की मात्रा को क्या कर देता है, अधिक कर देता है। ये बताऊं बच्चे, ये अधिक और कम करने का कार्य कौन कर रहा है, तो किडनी, वृक्क जो होते हैं, वृक्क को हम किडनी कहते हैं, किडनी, वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। आपके अंदर 2 किडनी होती है, सबके अंदर 2 किडनी है। तो बेटा वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है, शरीर में जल की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, आप 8-8 10-10 लीटर पानी पी रहे हो सर्दियों में, गर्मियों में तो ठीक है चल जाता है कि बॉडी में पानी की आवश्यकता होती है, पानी भी ले लेती है। सर्दियों में पानी की आवश्यकता नहीं होती बॉडी को, तो वो उतना ही लेती है जितना आवश्यक है। सर्दियों में 1.5 दिन तक पानी पी रहे हो, तुम नल की भांति पी रहे हो, टोटी से लगे रहते हो, आप पानी आन दो पानी आन दो। तो अगर शरीर में जल की मात्रा ज्यादा हो जाए ना, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। मूत्र के माध्यम, सर्दियों में पानी पीते हो तो ज्यादा टॉयलेट लगती है ना, सुसु क्यों लगती है ज्यादा, वही तो बात है। ये भी एक वीडियो बनाऊंगा, सर्दियों में पेशाब क्यों आती है ज्यादा, बाथरूम क्यों ज्यादा आती है, इसके भी एक कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं। बेटा सर्दियों में आप ज्यादा पानी पी लो, वैसे तो सर्दियों में ज्यादा पानी पीता नहीं है। अगर मान के चलो कोई ज्यादा पानी पीता है, 4-5 लीटर पी रहा है, तो बार बार टॉयलेट जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्दियों में पानी पी रहा है, बॉडी को जितना आवश्यक है बॉडी उतना पानी ले रही है, और एक्स्ट्रा पानी को मूत्र के माध्यम से क्या निकाल ली, बाहर निकाल ली। तो ये सब मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने किडनी करती है, किडनी उसको मूत्र को छानकर शरीर से बाहर निकाल लेती है। तो कहने का अर्थ है वेसोप्रेसिन हार्मोन शरीर में जल की मात्रा को कम कंट्रोल करता है, ज्यादा होने पर कम कर देता है, कम। अब गर्मियां आ गई, बच्चा कौन आ गई, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होगी। डिहाइड्रेशन मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चा, पानी की कमी हो जाती है। अगर सर्दियों में 2 लीटर आवश्यकता थी आपके पानी की शरीर को, और गर्मी में पानी की आवश्यकता होती है 5 लीटर, 5-6 लीटर, और आप पी 2 लीटर रहे हो पानी। गर्मी में आने के बाद
आपके शरीर को 6 लीटर पानी की आवश्यकता है, अब पी कितने रहे हो बेटा? 2 लीटर। तो पानी की क्या है? कमी है। तो ये हार्मोन क्या करेगा, जो मूत्र बन रहा है, यूरिया जो बन रहा है, उसमें पानी को ले लेगा। किडनी क्या करेगी, उस मूत्र में से पानी को छानकर शरीर को वापस देगी, शरीर की ओर ले जाएगी। तो कहने का अर्थ बेटा, सीधी भाषा, अगर कोई आपको पूरी थोड़ी समझ में आ गई तो अच्छा है, अगर नहीं आई है तो एक बात याद रख लेना बच्चा, कि वेसोप्रेसिंग हार्मोन आपके शरीर में वाटर कंट्रोल करता है, आपके शरीर में वाटर कंट्रोल करता है। बस ज्यादा हो जाता है तो कम करता है, और कम हो जाए तो बच्चा क्या करता है? ठीक है, इतनी बात रख लेना बस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीखेंगे बच्चा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सीखने वाला हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करते चलो, कमेंट से चलो, समझ में आ रहा है तो ओके लिखते चलो, ओके ओके करते चलो बच्चों। ठीक है बच्चा, आप तीसरा हार्मोन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तीसरे हार्मोन का नाम बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करता है, यह दुग्ध जनक हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिव हार्मोन। ये बेटा सबसे पहले मिल्क जनक हार्मोन है, समझ लो। मिल्क जनक का मतलब है ये हार्मोन महिला में निकलता है। किसमें निकलता है? महिला में। जब महिला में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का गर्भाशय, बच्चे पैदा करती हैं या पैदा हो जाता है, बच्चे पैदा हो जाता है, तब ये हार्मोन जनरेट होता है। उससे पहले महिला में, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी स्तन ग्रंथियों से दूध नहीं निकलेगा। जैसे ही महिला प्रसव हो जाता है, बच्चा आ जाता है, जन्म दे देता है महिला, जैसे उसकी ग्रंथियों से दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस दूध को जनरेट कर देता है। तो ये क्या करता है, ये हार्मोन महिला में तो पाया जाता है, परंतु ये क्या करता है, बच्चों पैदा होने पर दूध का, जो दूध ग्रंथि में दूध का निर्माण होता है, क्या होता है, दूध का श्रावण करता है। वही बेटा है, इस हार्मोन का मुख्य कार्य स्तनों से दुग्ध का, जो महिला में जो स्तन होते हैं, ग्रंथियां जो होती हैं, उनसे दूध का निर्माण करता है। तो ध्यान रखना, बचपन में हमने, आपने सबने माँ का दूध पिया है, माँ की स्तन ग्रंथियों से हमने माँ का दूध पिया है, तो दूध जो आता है उसको सीक्रेट करने का कार्य करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कई बार महिला में प्रसव होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद महिला में दूध, महिलाओं की ग्रंथियों में दूध नहीं आता, डॉक्टर से सलाह लेते कि हमारे जो बच्चे को, देखा होगा आपने आस पड़ोस देखा, मूवी में देखा होगा कि स्तन ग्रंथियों में महिलाओं की में दूध नहीं आता, बहुत परेशान, आता भी है तो ना के बराबर आता, थोड़ा थोड़ा आता है। क्यों आता है थोड़ा थोड़ा? इस हार्मोन की कमी होने के कारण, इस हार्मोन की कमी होने के कारण थोड़ा थोड़ा दूध आता है बेटा, और दूध भी आता है पतला आता है। माँ का दूध गाढ़ा होता है, माँ का दूध क्या होता है, गाढ़ा होता है, उसमें सारे प्रकार की प्रोटीन, खनिज, विटामिन सब कुछ होता है। अगर किसी महिला के शरीर में दुग्ध का निर्माण नहीं हो रहा तो समझ लेना बेटा वो किससे पीड़ित हो रही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से पीड़ित होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है, वो अपने सर्जन होता है, उसको पता होता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। तो मेरा जो कार्य है वो बताने का, पढ़ाने का, कि दुग्ध आने का कारण कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब आप किसी बच्चे लिखोगे सर इसे ठीक कैसे किया जाता है, कोई बच्चा कमेंट में लिखेगा सर इसे ठीक कैसे किया है, तो भाई इसके लिए आप डॉक्टर जाओगे, इसके लिए 8 से 10 साल की पढ़ाई होती है, 8 साल तो मिनिमम रखो, 8 साल आप सीख लोगे, पढ़ लोगे, तब जान पाओगे कि दूध क्यों नहीं आ रहा, दूध से खीर क्यों नहीं बन रही, दूध से पनीर क्यों नहीं बन रही, वो डॉक्टर बताएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा भैया। 8 साल लगते हैं, 5 साल तो एमबीबीएस करने में लगते हैं, 2 साल एमडी करने में लगते हैं, 1 साल इंटर्नशिप करने, 1 1.5 साल 2 साल इंटर्नशिप करने में पूरे 10 साल खराब हो जाते हैं। 10 साल के बाद डॉक्टर बता पाएगा भैया। ठीक है बेटा, फोन नंबर ले लेना, मेरे दो एक मित्र हैं। अब सेकंड बात करें, ये हार्मोन मादा में प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाने और सिकुड़ने का भी कार्य करता है। देखेंगे बेटा,
एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। कौन सा हार्मोन होता है? पहले एक दो चीज पढ़ लेते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। समझ में तो आ रहा है बच्चा? अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो ओके ओके लिख दो। अगर मैं आपसे पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आप उसका थोड़ा सा रेट दो बेटा, कमेंट तो लिख दो बेटा, सर समझ में आ गया, ओके, मस्त मस्त कमेंट भेज दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट भेज दो, पर कम समझ में आ रहा है कम से कम कमेंट में ओके भेज दो, जिससे मुझे तो पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। मुझे अपनी गलतियों का पता नहीं है। आदमी स्वयं एक पुतला होता है, उसे अपनी गलतियां नहीं पता होती। आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। आप अगर समझ में आ रहा है रियलिटी ओके लिख दो, नहीं आ रहा तो भी ओके लिख दो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, दो हार्मोन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा और रिलैक्सिन हार्मोन, ये दोनों करते क्या है? मां प्रसव के समय होती है, मां प्रसव के समय होती है। प्रसव का मतलब पता है आपको? मां की डिलीवरी होने वाली है। जो हमारा मां का जो यूरेथ्रा वगैरह होता है, गर्भाशय होता है, योनि होती है, वेजाइना वगैरह, जो बेजाना होता है, योनि वगैरह होती है, उनको फैलाने का क्या करता है? कार्य। जब बच्चा आता है, महिलाओं की योनि या जो बेजाना होती है उनका साइज छोटा होता है। जैसे बच्चे का प्रसव होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं और मां के जो गर्भाशय होता है उसको फैला देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं। फैलाने के बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो हमारे जो प्रसव होता है, गर्भाशय होता है, योनि होती है, बेजाना होती है महिलाओं में, उसको फैलाने का कार्य करता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है फिर कुछ समय के बाद जो योनि या बेजाना का जो होती है वो छोटी हो जाती है, तो उनको फैलाने का और सिकुड़ने का कार्य करना है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सारा चीज जो है ना, सारा का सारा खेला वो किसका है बेटा? हार्मोन्स का है बच्चा। आज आप कुछ भी गलत करोगे, हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे आपके। तो प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाने और सिकुड़ने का कार्य करता है, ठीक है। या गर्भाशय के समय बच्चे जन्म देने के समय पीड़ा जो होती है लिवर पेन, ये भी सीख लो लिवर पेन क्या होता है। जैसे जो माँ होती है 9 महीने की, 9वें महीने में चलती है, 9 महीने में आ जाती बच्चा, सीख लो सीख लो। शादी ब्याह हो जाएगा फिर आपको समझ में आएगा कि प्रसव के समय कितनी ज्यादा पीड़ा होती है महिलाओं को। प्रसव के समय माँ जो होती है, हमारी माताएं बहनें जो होती है माँ, प्रसव के समय उनको 9वें महीने में, 8वें महीने से लेकर उनको थोड़ा सा पेन होता है, लिवर पेन होता है। पेट में क्या होता है? पेन होता है, हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा पेन होता है शुरुआत में, उनको अच्छा भी लगता है ये पेन। 9वें महीने में पता है डिलीवरी होने वाली, पूरा महीना हो गए, 9 महीने पूरे हो गए, तो उनके पेट में, लिवर में पूरी दम से लिवर पेन होता है। सॉरी, पेट में नहीं, लिवर पेन। लिवर में क्या होता है? दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है कि महिलाओं को सह नहीं सकते। आपको पता है जब डिलीवरी होती है तो महिला चिल्लाती है, उनको पेट में, आपको पता है कि जब ले जाते हैं हॉस्पिटल में तो चिल्लाती है, उसको लिवर पेन हो रहा होता है। क्या होता है? लिवर। जितना ज्यादा लिवर पेन होता है ना, तो समझ लो डिलीवरी आज होने वाली है। जितना लिवर ज्यादा पेन होगा, तो लिवर पेन कराने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार ऑक्सीटोसिन। और किसी महिला के भैया 9 महीना पूरे हो चुके, महिला अलग ही है, अलग दूर से आई है, 10-10 महीना में, महिलाओं के 10-10 महीने, 10वें महीने में डिलीवरी हुई है और 7वें महीने में भी डिलीवरी हुई है। स्पष्ट रूप से 7 महीने तक एक बच्चे का पूरा शरीर बन जाता है, 7 महीने तक पूरा बच्चा है, 7वें महीने डिलीवरी हो जाती है। तो 9वें 10वें महीना में भैया डिलीवरी हुई है, उनमें पेन ही नहीं हो रहा। उनके जो लिवर होता है, उनमें लिवर में पेन ही नहीं हो रहा महिलाओं की में, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेशन नहीं हो रहा। ये हार्मोन सीक्रेट होता है जब जाकर पेन होता है। इसलिए इस हार्मोन को बर्थ हार्मोन, जन्म वाला हार्मोन, डेट बर्थ कहते हैं, जन्म को इंग्लिश में बर्थ कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। बेटा होप करता हूं ये भी आपको हार्मोन समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आसान आसान भाषा में समझा रहा हूं, देसी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। अब आया एफएसएच हार्मोन। किसकी बात करेंगे? फॉलिकल हार्मोन की। पुरुषों में ये हार्मोन शुक्र जनन को उद्दीपन करता है और
स्त्रियों में अंडाशय को प्रेरित करता है। एफएसएस हार्मोन जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें जो स्पर्म निकलते हैं, शुक्र जनन होते हैं, स्पर्म जो होते हैं उनको तैयार करना, उद्दीपन करने का कार्य कौन सा करता है? एफएसएस फॉलिकुलर हार्मोन। महिला में अंडाशय को बनाने में तैयार, जो ओवम कहते हैं, आपको पता है, आपकी एक सेल, आपका एक स्पर्म, आपका एक स्पर्म सीधे किसके कनेक्ट में आता है? सबसे सॉरी, अंडाशय में आता है, अंडाशय के अंदर आता है, फिर आपका जन्म होता है। तो पुरुषों में स्पर्म बनाने के लिए प्रेरित करना, महिला में ओवम, अंडा बनता है बेटा, अंडा बनता है। अंडा जो बनता है महिला का, उसको बनाने में सहायता कौन करता है बेटा? एफएसएच करता है। शुक्र जनन नलिका में कोशिका के शुक्राणु जनन में सहायता करता है, वही चीज अंडाशय को फॉलिकुलर में बदलने का। तो ये कहने का अर्थ है पुरुषों में तो शुक्राणु का निर्माण करता है, स्त्रियों में अंडाणु का। ये दोनों में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे पटवारी में, तो मुझे लग रहा है कि ये आएंगे। नर में कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ये इतना खतरनाक हार्मोन है बेटा टेस्टोस्टेरोन। ये आपको और महिलाओं को, आप और महिला में अंतर जो होता है, मेल और फीमेल में जो अंतर करने का कार्य कौन सा करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। क्या करता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके कारण टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है बेटा। टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है बेटा? पुरुषों में। इसको समझ लो मेरे छात्रों, मेरे चीटो, या इसको समझ गए ना बच्चा? अंतर अपने आप कर लोगे, अंतर क्या कर लोगे? अपने आप। चलो मैं यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा देता हूं आपको, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं आपको, एक भी नॉलेज ना छूट। मैंने पूछा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बच्चा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है बच्चा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पुरुषों में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल में पाया जाता है। अब इनके कार्य क्या है वो भी सुन लो। मेल में जैसे आवाज का भारी होना, मेल की आवाज का क्या होना? भारी होना। जैसे मेरी आवाज भारी है। दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, छाती का चौड़ा होना, मर्द बनना, छाती का चौड़ा होना, कहते हैं मर्द छाती। तो अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बच्चा? मेल और फीमेल में अंतर बताता है। टेस्टोस्टेरोन निकलता किसमें पाया जाता है? मेल में। अगर टेस्टोस्टेरोन के कारण आदमी की, पुरुष की आवाज भारी होती है, मेरी आवाज भारी है, मैं लड़की नहीं हूं इसलिए तो भारी है, मैं लड़का हूं, मेल हूं। टेस्टोस्टेरोन आपकी आवाज को भारी करता है बच्चा। आपकी जो दाढ़ी मूंछ आती है, दाढ़ी मूंछ किसी के घनी आती है, किसी की आती नहीं है। जो दाढ़ी मूंछ आने का कारण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अगर किसी बंदे में दाढ़ी मूंछ आ ही नहीं रही है तो ये हार्मोन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, सीक्रेशन ही नहीं हो रहा। जनाना बनने की कोशिश करेगा, बताऊंगा जनाना जब नपुंसकता, मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, इतना प्यार से पढ़ा दूंगा, आप अपने अपने सेक्स ऑर्गन को देखकर बताओगे कि ये है बेटा, ये है। ठीक है, बात करेंगे बेटा, मेल की बात करें तो इनमें आवाज कैसी होती है? भारी हो जाती है। और बेटा दाढ़ी मूंछ आ जाती है, हम मुझ में देखो, मेरी मूंछ की दाढ़ी देखो कितनी अच्छी सी दाढ़ी, कमेंट लिख दो अच्छी लग रही है नहीं लग रही। दाढ़ी मूंछ कैसी है? आ जाती है। छाती पर बाल आ जाते हैं, कहते हैं छाती पर बाल आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा, मैंने बहुत से लड़के देखे, बहुत से मर्द देखे हैं, उनके मूंछें नहीं आ रही। वो जो सेविंग करने वाला जो कहते हैं हम, उस ब्लेड उसको फेरते रहते हैं रात दिन, आ जाए आ जाए। आजकल तो तेल आने लगे हैं, दाढ़ी वाला तेल, दाढ़ी वाला शैम्पू, कि दाढ़ी वाले शैम्पू लगाने से बाल थोड़ी आएंगे, बाल तो आएंगे टेस्टोस्टेरोन से। वो क्या जाने कि तेल लगाने से क्या अंदर हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे? नहीं बढ़ेंगे बच्चे। आपको पता है कोई लड़का लड़की की जैसी आवाज बोलता है, मैंने बहुत से लड़के देते हैं, बोलते आय सर, आय सर,
आपको पता है लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की जैसी आवाज, पतली आवाज निकलती है उनकी। मैंने देखा था, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, बताएं, जब मेरी मम्मी बीमार थी, उनका पेट का ऑपरेशन था, तो उसमें एक हॉस्पिटल में एक रिसेप्शन पर बंदा बैठा होगा, वो 30-35 साल का आदमी था। उसकी आवाज थी बिल्कुल पतली थी। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो? तो उनकी जो आवाज थी वो बिल्कुल पतली थी। तो पतली आवाज होने का कारण बेटा कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। छाती पर बाल आने का कारण कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब तो समझ में आ गए हो तुम मर्द क्यों बन रहे हो, तुम मर्द क्यों बन रहे हो, वो टेस्टोस्टेरोन। अगर बेटा इसकी कमी हो जाए ना, तुम मर्द नहीं बन पाओगे बेटा, मर्द नहीं बन पाओगे। एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है बेटा? फीमेल में। उनकी आवाज क्या सी होती है? पतली होती है। उनमें दाढ़ी मूछ नहीं आ पाती, दाढ़ी मूछ नहीं आ पाती। और कुछ लड़कियां होती है मर्द जैसी बोलती है। हरियाणा की स्टेट, मतलब मोस्टली हरियाणा में जो लड़की होती है वो थोड़ा सा पावरफुल आवाज बोलती है। कहा कर रहा है चंबल संभाग की, हमारे चंबल संभाग की लड़कियां भी मजबूत आवाज में बोलती है। मोराना भिंड वालों, सबको लिख दो, जय हिंद। आवाज में बोलती है, कहां जा रहे हो, अरे कहा कर रहे हो, अरे बेटा। आवाज कई बार लड़कियों में, लड़कियों की आवाज तो पतली होती है, पर कई कई लड़कियों में आवाज मोटी होती है। और कई कई लड़कियों में तो मूंछ आ जाती है बेटा। मैंने देखी है, विद्या रानी कसम, मैंने देखी है, मूंछ आती है। फिर वो अपना जो भी है उनका पार्लर वगैरह उनमें साफ करवाते। तो अगर मूंछ वगैरह लड़कियों में आ रही है तो किसकी कमी हो रही है? एस्ट्रोजन, उनका एस्ट्रोजन हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है। आवाज भारी हो रही है तो उसमें एस्ट्रो हार्मोन क्या हो रहा है? डिसबैलेंस हो रहा है। तो ये समझ लेना बेटा, चेक कर लेना। अगर हम टीएसएच की बात करें, टीएसएच हार्मोन क्या होता है, इसको भी देख लो बेटा। आएंगे आएंगे बेटा, सब पे आ रहे हैं, तुम पे भी आएंगे। आयो सर, देखो सब बच्चों इधर, टीएसएच क्या है? सब बच्चे देखते हुए चले, अगर समझ में आ रहा है तो ओके ओके लिखते चले, नहीं आ रहा तो अभी लिखो। टीएसएच हार्मोन क्या कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो बेटा याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का, इसका मुझे इंग्लिश का मीनिंग याद नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं देख कर कल बताऊंगा। इसे हिंदी में तो प्रेरक हार्मोन कहते हैं बेटा। टीएसएच हार्मोन को हिंदी में, ये इंपॉर्टेंट नाम बेटा पेपर में आएगा, 100% ले लो, गारंटी लिख लो, शपथ दिलवा दो, गीता पे हाथ रखवा लो, ये आएगा। प्रेरक हार्मोन किसी भी शिफ्ट में आएगा, क्योंकि टीएसएच हार्मोन का दूसरा नाम है प्रेरक हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। टीएसएच एक आवश्यक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली नियंत्रण करता है। कहने करता है टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है? थायराइड ग्रंथि कहां पाई जा रही थी? गले में। उनसे निकलने वाले हार्मोन उनके को क्या करता है? नियंत्रण करता है। इतनी बात याद रखनी, पढ़ लो तो आपको समझ में आया है, ठीक है, वही लिखा है। एमएसएस हार्मोन मेलोसाइड मैं बताया था। जंतुओं में क्या, पक्षियों में क्या, ये रंग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रंग कोशिका होती है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई पीला होता है, नीला होता है। पक्षी, पक्षियों की बात करें, हरा, पीला, नीला, गुलाबी पक्षी होते हैं। इसी तरह मानव में ह्यूमन में भी क्या होता है? ये होता है, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, कोई सफेद होता है। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के तो कैसे भी होते हैं। प्रोलैक्टिन को समझ लो बेटा, प्रोलैक्टिन, मैंने ऑक्सीटोसिन बताया था, और प्रोलैक्टिन, दोनों हार्मोन ये दूध का स्रावन करते हैं। दोनों हार्मोन क्या करते हैं? दूध का। महिला में दूध का स्रावन करने का कार्य एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का था, और दूसरा कौन करता है? प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन महिला में दूध बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। हार्मोन मुख्य रूप से पुरुष और महिला दोनों में बनता है। ये बेटा प्रोलैक्टिन जो होता है ना, मेल और बच्चा फीमेल, मेल और बच्चा फीमेल दोनों बनता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है कि प्रोलैक्टिन गर्भाशय के दौरान और बाद में बेस्ट फीडिंग करवाने के लिए शरीर का बेस्ट मिल्क बनने का, वही वजह दूध की, जो दूध बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था? महिला में दूध बनाता था, और प्रोलैक्टिन भी दूध बना रहा है। मैं इसलिए वहीं पर समझा चुका हूं, पूरी की पूरी डिटेल अभी यहां पर आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है? ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, मेमोरोट्रोपिक हार्मोन, देख लो ना बता, समझ में आया। अब आता है कौन सी ग्रंथि आती है?
एडिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि के ऊपर पाए हम बेटा पढ़ने बातें? पीयूष ग्रंथि को हमने पूरा पढ़ लिया। अब आती बच्चों एडिनल ग्रंथि। अब आती बच्चों एडिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। सबसे पहले ये ग्रंथि जो है ना बच्चा, ये ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये ग्रंथि जो होती है ना किडनी के ऊपर पाई जाती है, वृक्क कैसे पाई जाती है? आपकी जो किडनी होती है ना सेम के बीज के समान होती है। आपकी किडनी कैसी होती है? जो सेम का फली होती है, सेम सेम खाते हो तुम, क्यों खाओगे? हरी सब्जी खा लोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे? हरी सब्जी क्यों नहीं खाते हो? हरी सब्जी खाना चाहिए। आपकी जो एडिनल ग्रंथि जो होती है, एडिनल ग्रंथि वो किडनी के ऊपर होती है। जो ये किडनी आपकी, जी बेटा आपकी क्या है? किडनी है। किडनी के ऊपर ऐसे रखी टोपा जैसी, किडनी के ऊपर टोपे जैसी रखी, दोनों किडनी पर पाई जाती बेटा, दोनों किडनी पर पाई जाती। मेरे छात्रों, मेरे यारों, मेरे चीटों, इधर देख लो बेटा, अगर आप पूरे समझ रहे हो ना तो इससे बेहतर साइंस नहीं है कहीं। पीपीटी को पढ़ लेना और कुछ नहीं पढ़ना। तो मैंने बोला अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। दोनों किडनी बना देता हूं। आप कहोगे सर आपने ये क्यों बनाई है? तो आपको बता दें, दोनों किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है बच्चा मेरे, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। टोपे जैसी संरचना है वो एडिनल ग्रंथि, ठीक है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर सिरे पर पाई जाती। वृक्क मतलब यहाँ पर कौन है बच्चा? दो। वृक्क का मतलब किडनी होता है। वृक्क का मतलब बेटा यहाँ पर कौन होता है? किडनी होता है। इसका जो वजन होता है वो 4 से 6 ग्राम होता है। 4 से 6 ग्राम होता है। अब हम चलते बेटा थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, साइंस को और लेके चलते, ठीक है बच्चा? हेलो 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 हेलो। एड्रिनल ग्रंथि की बात कर रहे थे, किस पे पाई जाती है आपको पता है? एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है और किडनी के ऊपर टोपे जैसी संरचना होती है। कॉर्टेक्स के, हमारी जो बात करें, किडनी के दो भाग होते हैं। किडनी के कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। ये किडनी आपके, किडनी के दो भाग होते हैं, अंदर वाला और एक बाहर वाला, कॉर्टेक्स और मेडुला। किडनी के दो भाग होते हैं बेटा, एक कॉर्टेक्स होता है, एक कौन होता है? मेडुला होता है। किडनी के दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स वाला भाग, एक होता है मेडुला वाला भाग। कॉर्टेक्स वाले भाग से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग से बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। बेटा ये एस्ट्रोजन है, ध्यान रखना, टा लगा दिया। ये कौन है? एस्ट्रोजन। तो कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन से निकलते हैं? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो गया और बच्चा एंड्रोजन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया। जबकि मेडुला वाले भाग से एड्रिनेलिन और नॉन एड्रिनेलिन, ये याद रखना बेटा, मेडुला वाले भाग से एड्रिनिन निकलता है और नॉन एड्रिनिन। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ट्रोपिक हार्मोन, इसको छोड़ देना भले सब, ठीक है बच्चा? ठीक है, इसको छोड़ देना, अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना, वैसे ज्यादा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं, ठीक है बच्चा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन जो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं और विशेष रूप से विरोधी भड़काऊ प्रतिरक्षा में कार्य करता है। यह हार्मोन कॉर्टेक्स वाले भाग से निकला होता है या शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पाचन में कार्य करता है। कहने का अर्थ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? प्रतिरक्षा दमन कार्य करता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा दमन कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रतन का भड़काऊ वगैरह हमें शांत रखने का कार्य करता है। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं हमें शांत रखने का कार्य करता है, ठीक है? प्रतिरक्षा। अगर आपसे पूछा जाए ये हार्मोन किससे निकलता है? किडनी के कॉर्टेक्स से निकलता है। इतनी बात पहले याद करो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से निकलता है? कॉर्टेक्स से निकलते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन को मेटाबॉलिक तोड़ने का कार्य करता है, विखंडन करने का कार्य। इस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर कुशिंग रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर कुशिंग रोग हो जाता है? तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
जिसमें व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, व्यक्ति का चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जिसे हम रेड मून के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा रेड मून, कई बार इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, ये शांत रखता है और तुम क्रोध में आ गए, जब बेटा ये हार्मोन क्या करता है, शांत रखता है, क्रोध में गुस्सा लाल आ जाता है और वो रेड मून कहलाता है। ठीक है, इतनी बात है। और ग्लूकोकॉर्ड की कमी के कारण एडिसन रोग हो जाता है, ये भी याद रखना। कुशिंग रोग और एडिसन रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशिंग रोग और एडिसन रोग बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के द्वारा होते हैं, जिसमें निर्जलीकरण की अवस्था आ जाती है, पानी का कमी हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, पानी सूखा जैसा हमारा शरीर सूख जाता है। तो ये रोग देख लेना। ठीक है बच्चा। मिनरल कॉर्टिकॉइड की बात करते हैं, ये शरीर में सोडियम आयन के पुनः अवशोषण में कार्य करता है। हमारे शरीर में जो लवण होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो मुख्य चीज है मैं वही बताने वाला हूं। जैसे हमारे शरीर में जल का और सोडियम की मात्रा को कंट्रोल करने का क्या करता है, कार्य करता है। जल की मात्रा और जल सोडियम की मात्रा नियंत्रित करता है। और पोटेशियम के श्रावण में क्या करता है, मदद करना। एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट है वो आ रहा है पीछे। आ गया, आ गया। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन बताया था मैंने, उसी का भाग है। एंड्रोजन ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन की अधिकता होने के कारण विरलिज्म हो जाता है, बीमारी, महिलाओं पर अवशोषण होता है एस्ट्रोजन। ये थोड़ा सा मुझे इधर उधर लग रहा है, बस थोड़ा सा इसका उधर उधर हो गया। ठीक है, पीपीटी में थोड़ा सा भैया उधर इधर उधर हो गया। एस्ट्रोजन तो किसमें पाया जाता है, एस्ट्रोजन अधिकता। तो बेटा अभी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, मैं इसको पूरा चेक करके बताऊं। कल जब मैं क्लास लूंगा ना बेटा, तो सबसे पहले इसी पर चर्चा कर लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे मिस प्रिंट लग रहा है, तो सबसे पहले कल मैं क्लास लूंगा ना, तो सबसे पहले मैं इनको ही चर्चा करूंगा। घबराना नहीं, इसको पढ़ना नहीं बेटा। ठीक है, कल मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा। इस पे आ जाते बेटा। एड्रीनल हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्री एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन की बात कर लेते हैं मेरे बच्चा। ये हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये कई पूछा जाएगा, एड्रीनेलिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। बच्चा कौन सा है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। बच्चा एक बार देखते चलेंगे पूरे मन से देखेंगे सर। एड्रीनल हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन कहते हैं। ये बेटा कहां से निकलता है, तो मेडुला से निकलता है, किडनी के मेडुला वाले भाग से निकलता है। एक कॉर्टेक्स वाला होता है, मेडुला वाला भाग होता है। ठीक है, ये हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव अत्यंत हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, जो संकट के समय स्रावित होता है। इस हार्मोन का दूसरा नाम लडो और उडो हार्मोन। सीख लो बेटा, ये सबसे इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि एड्रिनल हार्मोन का नाम क्या है, एक एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। ये बेटा किडनी के कहां से निकलता है, मेडुला वाले भाग से। ये हार्मोन मुख्य रूप से क्रोध के समय, डर के समय अगर बात करेंगे, देखो जरा क्या बात कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक एक शब्द का मीनिंग हमें पता है, एक एक शब्द में घुसते चलना है बेटा। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, डर के समय स्रावित होता है। एक बनिया आदमी है, बनिया, बुरा मानना कोई अगर बनिया हो तो, बुरा मत नहीं मानना। बनिया आदमी है, बनिया भाई साहब का, अंकल जी का मैं दिल से धर्म करता हूं, मैं बुरा नहीं कह रहा। हमारे बनियाना का कोई व्यक्ति है, मोटा है, 100-200 किलो का, 100 किलो का वजन है, 100-200 किलो का है, पेट इतना फैला हुआ है हमारे जो बनिया आदमी का, अक्सर नहीं करते ना, पेट फैला हुआ है और उससे चला नहीं जाता, उसको पैदल भी नहीं चला जाता, घर से दुकान जाता है फिर भी स्कूटी से जाता है, और घर दुकान से घर आता है स्कूटी से आता है, उससे चला भी नहीं जाता। एक दिन वो गली में घूम रहा था और मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, दो दो दो, छू छू छू, उसके पीछे मैंने कुत्ता दौड़ा दिया। तो बताओ बनिया भागेगा या नहीं भागेगा, तो आपको बताऊं बनिया अपनी पूरी दम लगा देगा, भागेगा, क्योंकि उसके शरीर में कौन से हार्मोन सीक्रेट हो गया, एड्रिनल हार्मोन स्रावित हो गया। क्योंकि संकट के समय स्रावित होता है यार, हमारे शरीर को उत्तेजित करता है संकट से लड़ने के लिए। तो बनिया क्या करेगा, भागेगा। एक कमरे में
अंधेरी रात में आ रहे थे आप लोग, अंधेरी रात में कहीं से रात में आ रहे थे, रात के 2 बजे घूम रहे थे और कोई आदमी आपके साथ मजाक कर दे, भूत जैसी ड्रेस ड्रेस पहन के आ जाए और आपके पीछे पड़ रहा है, तो आप कितनी स्पीड से भागोगे? आप बेटा 100 की स्पीड से भागोगे। क्यों? ये हार्मोन आपसे संकट के समय लड़ने की क्षमता रखता है। तो इसलिए बेटा इसका नाम क्या है? संकटकालीन हार्मोन होता है, संकट के समय लड़ता है। इसका जो नाम है बेटा, ये वाला जो नाम है, पेपर में यही पूछा जाता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ जाओ, लड़ो या उड़ जाओ। किस हार्मोन को कहते हैं बेटा? एड्रेनल हार्मोन को कहते हैं। ये हृदय की बेटा, जब हमें डर लगता है तो हृदय की जो हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कुत्ता पीछे पड़ गया तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बेटा। यह हार्मोन संकट के समय स्रावित होता है। ये बात आपको समझ में आई। नॉन एड्रेनल हार्मोन क्या है? इसके भी सीख लो थोड़ा सा, ये लास्ट है। एड्रेनल ग्रंथि के हार्मोन को जीवन चक्र हार्मोन कहते हैं। ठीक है, शर्करा का उपापचय का नियमन करना, लिंग हार्मोन का निर्माण करना यही करता है। हृदय पेशियों की धड़कन बढ़ जाती है, तो नोट लिखा है एड्रेनल हार्मोन श्रावण को नियंत्रण करता है। कहने का अर्थ है नॉन एड्रेनल हार्मोन क्या करता है? एड्रेनल ग्रंथि जो जब जब एड्रेनल हार्मोन ज्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। बस एक बात याद रखें। तो बेटा ये जो 2 घंटे की क्लास में आपने पूरी तरह से सीख लिया कि हमने हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्रंथि क्या होते हैं, किस प्रकार से हार्मोन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव करता है, हार्मोन हमारे शरीर को ग्रोथ किस प्रकार करते हैं, हार्मोन का प्रभाव महिला और पुरुष क्यों अलग हो जाते हैं, महिला के सेक्स ऑर्गन क्यों होते हैं, आप सेक्स के लिए क्यों उत्तेजित होते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता, एक महिला बांझ क्यों हो जाती है, एक पुरुष में नपुंसकता क्यों हो जाती है, स्पर्म का क्यों नहीं निर्माण होता, सारी चीज पर हमने चर्चा कर ली। और बेटा नहीं आए समय में तो चैप्टर अभी हमारा बाकी है, रिप्रोडक्शन पेजेंट। ठीक है, उसमें पूरा कवर करवा दें बेटा। ये बेटा ये बस वीडियो को आपको पूरी तरह से देखना है बेटा और पूरी तरह से सुनना है। तो मैं राहुल सिंह आज आपसे विदा लेता हूं, आज की क्लास का एंड करता हूं। कल मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। कल मिलते हैं।